मार्कोस एक किंवदंती है और उस किंवदंती में कितनी सच्चाई है। क्या वो सच में सांप पकड़ के खाते हैं? क्या वो सच में अपने हाथ को काट के तिलक लगाते हैं? ट्रेनिंग कैसे होती है? सब कुछ इस बातचीत में हमारे साथ होंगे नेवल कमोडोर रह चुके विजय पाल रावत जी। तो सेलर्स जो होते हैं उनका एक वो होता है उनके दिमाग में कि भाई अपने बच्चों को ऑफिसर्स बनाना है। हाँ, ये क्या है स्नेक हैंडलिंग ड्रिल? आपके स्नेक हैंडलिंग ड्रिल जो आपके कई सारे पॉडकास्ट में देखा है मैं। क्या है वो? बड़ी रोचक सी एक्सरसाइज लग रही है वो। सांप जो होता है इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन। सो अगर आपने एक सांप पकड़ के मार के खा लिया तो प्रोटीन आपकी बॉडी को काफ़ी नरिश कर देता है। आपने खाया है? हाँ, अभी तो बिल्कुल। बीच की बॉडी में मच्छी जैसे लगती है, उसको काट के स्किन निकाल के और उसके पीसेस बना के उसको बॉयल करके खा लो। और आपकी ट्रेनिंग में एक वो क्या हिस्सा है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि अपने हाथ से काट के तिलक लगाना, वो क्या है? तो एक तरह से ये आप अपने आप को देश के लिए बलिदान करने के लिए सक्षम हैं, ये उसका पूरा सारा मुद्दा है। विच एसएफ इज बेस्ट? हाँ, पैरा एसएफ बेस्ट है कि गरुड़ बेस्ट है कि मार्कोस आर बेस्ट? When it comes to land-borne operations, nothing to beat para SF. When it comes to maritime operations, nothing to beat marine commandos. और मार्कोस के इक्विपमेंट्स के बारे में बड़ी बात होती है कि दे हैव बेस्ट गियर्स। Yes. बता रहा हूँ अभी पूरे एशिया में मेरे ख्याल से ऐसी कैपेबिलिटी किसी और फोर्स के पास नहीं है, स्पेशल फोर्स के पास। Yes. इस समय जब हम ये बातचीत करें तो इंडियन नेवी के कितने शिप्स इस समय होंगे ओशन में? एट एनी पॉइंट इन टाइम 10 से 12 जहाज पूरे इंडियन ओशन रीजन में तैनात होते हैं। आपका फेवरेट पीस ऑफ इक्विपमेंट? AK-103। इफ नॉट अ कमांडो व्हाट वुड ही हैव बीन? If not a commando, definitely I would have been a naval aviator. If you want to be a lean, mean fighting machine and the best in the world, you have to join the Marine Commandos. और Marine Commando join करने के लिए आपको भारतीय नौसेना में join करना जरूरी है. The few, the fearless. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है रखवाले का एक और एपिसोड। मार्कोस एक किंवदंती है और उस किंवदंती में कितनी सच्चाई है। क्या वो सच में सांप पकड़ के खाते हैं? क्या वो सच में अपने हाथ को काट के तिलक लगाते हैं? और जब सारी पिक्चरें, सारा सिनेमा, सारी सीरीज़, ये सब OTT का ताम झाम झमेला जब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को केंद्रित करता हो, उस पर फोकस करता हो, तो इंडियन नेवी करती क्या है? इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज, जिसको मार्कोस कहते हैं, वो क्या करते हैं? मैरीटाइम ऑपरेशंस में वो कैसे शामिल होते हैं? 26/11 के हमलों में जब रेस्क्यू ऑपरेशन और न्यूट्रलाइज करने के ऑपरेशन शुरू हुए तो मार्कोस ने कैसे मोर्चा संभाला? पायरेट्स को, जो समुद्री सोमाली पायरेट्स होते हैं, हूती विद्रोही होते हैं, उनके साथ उनके ऑपरेशन कैसे चलते हैं? ट्रेनिंग कैसे होती है? सब कुछ रखवाले के इस एपिसोड में हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ होंगे नेवल कमोडोर रह चुके विजय पाल रावत जी, जिन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया है। मरीन कमांडो भी रह चुके हैं। कई सारे पॉडकास्ट में उनको आपने देखा होगा। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं मस्त। ये बताइए सर कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं कैसे बातचीत शुरू करूं। तो जब हम लोगों ने ये बातचीत की कि आप आने वाले हैं, आपसे बातचीत होगी, तो लोगों का ये था कि उनसे ये प्रश्न पूछेगा कि 34 साल की सर्विस और उसके बाद उस फील्ड को छोड़ देना और फिर कहाँ जाना हुआ, अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, सर्विस छोड़ने की कहानी क्या है? छोड़ने की कहानी पहले शुरू करते हैं, फिर सर्विस से पीछे चलेंगे। ओके, तो 35 इयर्स की सर्विस के बाद मैं आई रिटायर्ड और उसके बाद बिकॉज मैं कॉमोडोर था तो एक साल का एक पीरियड होता है जिसमें कि हम कहीं पे कार्यरत नहीं हो सकते, स्पेशली अगर कोई डिफेंस इंडस्ट्री है जिससे कि आपका कुछ लेन देन पहले हुआ होगा। एक साल के बाद फिर मुझे एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नोएडा बेस्ड है, रेफी M5, उन्होंने मुझे एक न्योता दिया अपनी कंपनी में ज्वाइन करने का एज ए प्रेसिडेंट। सो हमारी कंपनी जो है रेफी M5, ये एक हाईटेक कंपनी है, रिसर्च, डेवलपमेंट
एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स। पूरा इंडियन स्टील ड्रोन हम मैन्युफैक्चर करते हैं और कई तरह के ड्रोन्स हम बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। डिफेंस लाइसेंस इंडस्ट्री है, तो हमारा जो सारा प्रोडक्ट है वो सिर्फ आर्म फोर्सेस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के पास जाता है, प्लस सिक्योरिटी अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड DRDO के साथ भी हमारी काफ़ी तालमेल है। उनके साथ हमने काफ़ी जॉइंट काम किया, जॉइंट प्रोडक्शन किया हुआ है। तो हमारे जो ड्रोन के रेंज हैं, एक तो सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं जो कि मीडियम ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड। दूसरा हमारा लॉजिस्टिक ड्रोन्स हैं। फिर हमारे कॉम्बैट ड्रोन्स हैं। हमारे ड्रोन्स हैं जो मिसाइल फायर करते हैं। एंड हमारे ड्रोन्स हैं जो स्वाम में जाते हैं। एक हमने स्वाम ड्रोन 50 का एक स्वाम है और हर ड्रोन उसमें 50 किलोमीटर जाता है एंड 5 किलो एक्सप्लोजिव पेलोड फेंकने की क्षमता है उसमें। अब हम इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े और आधुनिक ड्रोन्स बनाने में लगे हुए हैं। कूल। आप ये बताइए, मरीन कमांडोज जिसका एक्रोनिम बनाया गया मार्कोस, उससे जुड़ने की कहानी क्या है आपकी? एक्चुअली 19 मैं एक और शुरुआत से बताइएगा, एकदम स्कूल में पढ़ते थे तब से। मैं एक बिल्कुल आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे दादाजी ब्रिटिश आर्मी में थे और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था। He was in French, वो फ्रांस में डिप्लॉयड थे और मेरे नाना जी जो थे उन्होंने म्यांमार बॉर्डर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने ही वॉज ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड लेटर ऑन इंडियन आर्मी एंड बर्मा कैंपेन में उन्होंने भाग लिया था। और मेरे पिताजी जो हैं वो महज 14-15 साल की उम्र में ब्रिटिश रॉयल इंडियन नेवी में भर्ती हो गए और ट्रेनिंग के लिए उन्हें कराची भेज दिया, देहरादून से कराची भेज दिया। और उनकी उम्र 14-15 साल की थी। उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद पार्टीशन होने से पहले वो दोबारा इंडिया आ गए। उसके बाद बाकी की ट्रेनिंग उन्होंने इंडिया में की, तो वो नेवी में थे। तो उसके बाद मेरे पिताजी 3 बार नेशनल डिफेंस एकेडमी में बतौर इंस्ट्रक्टर भी पोस्ट हुए थे। तो हमारा बचपना कुछ ऐसी आर्म फोर्सेस एरिया में आर्मी कैंटोनमेंट में और नेवल एनवायरनमेंट में बीता है। स्कूल भी हम नेवी के स्कूल में जाते थे, केंद्रीय विद्यालय, जो कि बिल्कुल नेवी के नेवल कैंटोनमेंट के अंदर था। तो सारा जो माहौल जो था वो भारतीय नौसेना का माहौल था। तो ये जाहिर है कि इस माहौल में अगर आप जन्मे हो और इस माहौल में अगर आपकी परवरिश हुई है तो आपको रुचि तो होगी फ़ौज में ज्वाइन करने की। मेरे 3 भाई हैं। मेरे बड़े भाई भी आर्मी में कर्नल थे। आप किस नंबर पे आते हैं? मैं नंबर 2 में आता हूँ। अच्छा। और मेरे छोटे भाई हैं, वो भी नेवी में बतौर कैप्टन थे और अभी रिटायर में लास्ट ईयर। और उनकी वाइफ्स भी फ़ौज में थी। और मेरे फादर इन लॉ वो भी बतौर कर्नल रिटायर हुए, गोरखाज में थे। एंड अब मेरी साली है जो कि सर्विंग विंग कमांडर है, उनके हस्बैंड भी सर्विंग कर्नल हैं। तो एक तरह से पूरा महकमा है हमारे घर में, फ़ौज का महकमा है। तो अभी इस महकमे में अगर आप देखें जिससे हमारी बचपन में परवरिश हुई, पिताजी भी काफ़ी डिसिप्लिन थे। घर में सारा काम बिल्कुल फौजी तौर तरीके से होता था। और हमारे जो घर में मेहमान भी आते थे, अक्सर वो फ़ौज के बारे में बात करते थे, नेवी के बारे में बात करते, अच्छा बुरा सब कुछ। तो रुचि तो होती थी, इंटरेस्ट होता था, लगता था कि भाई हम भी मेरे पिताजी नेवी में सेलर थे, ऑफिसर नहीं थे, सेलर थे। तो सेलर्स जो होते हैं उनका एक वो होता है उनके दिमाग में कि भाई अपने बच्चों को ऑफिसर्स बनाना है। मेरे पिताजी के दिमाग में भी था, उनका उद्देश्य ये था कि भाई तीनों लड़कों को नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएशन करवाना है। तो हम तीनों भाई हमने ग्रेजुएशन NDA से की। एंड उसके बाद मैंने नेवी ज्वाइन की 1986 में। आई गॉट कमीशनड। एंड नेवी ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ हाई रिस्क एक्टिविटी करने में ज़्यादा रुचि है। तो हाई रिस्क एक्टिविटी नेवी में कई और मौके मिलते हैं आपको, जैसे एविएशन है। अगर आपको पता है कि फ्लाइंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट हाई रिस्क जॉब होता है। और उसके बाद पनडुब्बी में काम करना, सबमरीन में काम करना, और नेवी में क्लियरेंस ड्राइविंग, गोताखोरी और मरीन कमांडो। उस समय जब मैंने ज्वाइन किया था तो मरीन कमांडो के बारे में लोगों ने सुना नहीं था, हमने भी नहीं सुना था। अच्छा, लेकिन आपने ज्वाइन करने के बाद भी उतना नहीं सुना था? 1986 में जब ये मैंने कमीशन लिया तो 1 साल की एक बुनियादी ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर।
तो उसमें आप कई सब जो नेवी के स्कूल्स में जाते हैं वहाँ पे, जैसे कि नेविगेशन एंड डायरेक्शन स्कूल, एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल एंड इंजीनियरिंग स्कूल, इलेक्ट्रिकल स्कूल एंड लॉजिस्टिक स्कूल्स एंड देन डाइविंग स्कूल ऑल्सो हम जाते हैं वहाँ पे। तब हमें मालूम पड़ा कि शायद IMSF की स्थापना होने वाली है। ओके। सो भारतीय समुद्रीय विशेष दल परिसर IMSF की शुरुआत होने वाली है। एंड तो रुचि ज़रा उसमें बढ़ी। एंड फिजिकली मैं काफ़ी फिट था, मेंटली काफ़ी रोबस्ट था, मेंटल रेसिलियंस मुझ में काफ़ी था। NDA के दिनों में ही मेरे कोच में मुझे कहते थे कि यार तू तो बहुत ही स्ट्रांग आदमी है। एंड जब हमें NDA में काफ़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। कैसी कठिन परिस्थितियाँ? देखो, एक तो जो नेशनल फिजिक्स एकेडमी की ट्रेनिंग जो है वो जोर का झटका बहुत ज़ोर से लगने वाली बात है। तो अभी छोटे बच्चे हम 18 साल की उम्र में आते हैं NDA, और वहाँ का जो बिल्कुल स्पार्टन रूटीन होता है, बिल्कुल आपको फौजी, वो कहते हैं कि 3 साल में एक छोटे बच्चे को आपने आदमी बना दिया। तो वैसे वो जो प्रक्रिया जो होती है, तो एक लड़के को आप आदमी बनाने के वो जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो हम लोग, हमारा प्रोग्राम जो NDA में होता था सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे के बीच में, उसमें ड्रिल होती थी, PT होती थी, घुड़सवारी होती थी, जिम्नास्टिक्स होती थी, स्विमिंग होती थी, क्रॉस कंट्री रनिंग होती थी, देन आउटडोर कैंप्स हुआ करते थे जो कि जंगल में कैंप हुआ करते थे। ये तो महज ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद जो रात को लाइट्स आउट के बाद जो सीनियर्स थोड़ा डिसिप्लिन करते थे, हमें रेमेडियल एक्सरसाइज कराते जो कि सुबह 3-4 बजे तक चलती थी। तो उससे क्या होता था कि आदमी का मानसिक तुलना में फ़र्क पड़ता है एंड मेंटल रेसिलियंस पैदा होती है। सो उस समय मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ कि मुझ में ये ऐसे डिफ़िकल्ट पीरियड को झेलने की ज़्यादा क्षमता है। एंड इसीलिए मैंने सोचा था कि जब मैं ऑफिसर बनूंगा तो मैं कुछ हाई रिस्क जॉब में जाने की कोशिश करूंगा। और मुझे मौका मिला जब IMSF, जिसको आजकल मरीन कमांडोज 2 साल के बाद उसका नाम MCA पड़ गया, तो उसमें जब वैकेंसी आई तो मैंने ऑप्ट किया। लेकिन हमारे नाम IMSF हुआ करता था उस समय। IMSF 1987 में पहली बार IMSF की शुरुआत हुई थी, और शुरुआती तौर के जैसी शुरुआत हुई उसके 1 महीने के बाद उनको डिप्लॉय कर दिया श्रीलंका में एज पार्ट ऑफ IPKF। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी झंडे गाड़े हैं। वो आर्मी के पैरा एसएफ बटालियन, जो कि बहुत ही फेमस बटालियंस हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई स्किल्ड जॉब्स में माहिर हैं, और उनकी बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी है। 65 वॉर, 71 वॉर उन्होंने बहुत कमाल किया। तो इनिशियली मरीन कमांडो उनके साथ ऑपरेट कर रहे थे, ताकि थोड़ा सिखलाई भी होती है। अभी ये आपके बड़े भाई हैं, नॉलेज शेयरिंग हो रही है, गुड प्रैक्टिसेस शेयर हो रही हैं, और आपको ज़्यादा उनकी फील्ड एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था। मार्कोस का फील्ड एक्सपीरियंस था नहीं उस समय, ना के बराबर था। सो वहाँ पे उनके साथ काम करने के बाद उनके कार्यशैली के बारे में मालूम पड़ा, और लगा कि और भी कुछ सीखने लायक है। धीरे धीरे करके मार्कोस की प्रोफेशनल कैपेबिलिटी बढ़ी। लेकिन IPK ऑपरेशन में मार्कोस ने बहुत अच्छा कमाल का काम किया। 1 महावीर चक्र, 2 वीर चक्र और कई नौसेना मेडल गैलेंट्री के से उनको नवाजा गया। तो 1988 में मैंने गोताखोरी स्कूल में दाखिला लिया फॉर माइन ट्रेनिंग ड्राइविंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए। तो वो हमारी शुरुआत थी। उसके बाद अगला पड़ाव मरीन कमांडोज का था। तो ये जो डाइविंग हमने कोर्स की थी 8 महीने की, इसमें बहुत कुछ फिजिकल और मेंटल लेवल का होता है। लंबी तैराकी होती है, किलोमीटर्स की तैराकी होती है, लंबी दौड़ होती है, 8, 9, 10 किलोमीटर रोज़ भागते हैं, 400-500 पुशअप सिटअप्स ये वो करते रहते हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग फेस होता है। और उसके बाद गोताखोरी करते हैं 5-6 घंटे की। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल और मेंटल एग्जॉस्शन होता है। तो 8-9 महीने के बाद उसके बाद हमने इन्फेंट्री स्कूल बेलगांव में एक 33 डेज़ का कमांडो कोर्स होता है, और बहुत ही बेहतरीन कोर्स होता है। और ये मानो कि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट कोर्स होता है। इतना डिफ़िकल्ट कोर्स तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ लगा नहीं। जितने भी मैंने कमांडो कोर्स किए हैं, इतना डिफ़िकल्ट कोर्स मुझे लगा नहीं। क्योंकि वो उस समय एक दिन में अगर आपको 1-2 घंटे की नींद या मैक्सिमम 3 घंटे की नींद मिल गई तो काफ़ी है। और ये 33 डेज़ तक होता है। एक मार्कोस में एक हेल वीक होता है, मैं उसके बारे में जिक्र करूँगा। हेल वीक में आप 96 to 100 आवर्स तक आप जगे रहते हैं, लेकिन वो 1 वीक का समय होता है। ये तो तकरीबन 4 वीक का समय है, तो लंबा होता है काफ़ी।
तो वो कोर्स करने के बाद फिर जाके हमें मरीन कमांडो कोर्स में वॉलंटियर करने के लिए किया हमने, और फिर मरीन कमांडो कोर्स स्टार्ट हुआ। वो हमारा कोर्स बहुत लंबा था, 14 महीने का कोर्स था। ओके। तो वो कोर्स तो जैसे नाम बताता है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें आपका लैंड बॉर्न फेस होता है, आपका एयर बॉर्न फेस होता है, आपका वाटर बॉर्न फेस होता है। सो काफ़ी लंबा कोर्स है वो। और बेसिकली जो जैसे नॉर्मल कमांडो कोर्स होते हैं वैसे ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जहाँ पे पानी की कार्रवाई आती है तो उसमें तो नेचुरली बिकॉज फिजिकल फिटनेस हैज़ टू बी मच मोर, बिकॉज स्विमिंग की बात है। आप थक गए तो आप तैराकी छोड़ नहीं सकते, आप डूब जाएंगे। प्लस तो वो सब चीज़ें हैं। ओवरऑल वेरी गुड पैकेज। एंड अभी जो मरीन कमांडो कोर्स है वो बिल्कुल यूएस नेवी पैटर्न का, जो यूएस नेवी सील्स के पैटर्न का कोर्स है, और 3 भागों में डिस्टिंक्टली डिवाइड किया जाता है। तो पहला तो होता है एक बिल्डअप फेस। उस बिल्डअप फेस से पहले जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, उनकी नेवी के जो 3 कमांड हैं, सदर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, वहाँ पे उनकी प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग होती है। तो वो 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें सिलेक्शन होता है। तो करीबन 100-150 वॉलंटियर आते हैं, उसमें से कम 50-60% तो वैसे ही पास नहीं कर पाते हैं, और बाकी जो पास होते हैं तो उनकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो उसमें एक मेरिट में 20-25 लोगों का एक मेरिट बनती है। तीनों कमांड का मिला के करीबन 100 लोग, उनको कोर्स के लिए रिपोर्ट करना पड़ता है। आजकल मांडवी गोवा में कोर्स होता है। तो पहले 5 हफ्ते वो बिल्डअप फेस होता है। बिल्डअप फेस इसलिए होता है क्योंकि हमने जो यूएस नेवी सील्स में हमारे ऑफिसर भी वहाँ जाके कोर्स करके आए हैं और बहुत अच्छा किया उन्होंने कोर्स में। वहाँ के कुछ गुड प्रैक्टिसेस हमने इस कोर्स में इम्प्लीमेंट किए। एंड ये जो कोर्सेज होते हैं सब इंक्रीमेंटल नेचर होते हैं। जहाँ से हमें कुछ अच्छा देखने को मिला, जैसे आर्मी एसएफ के कुछ अच्छे स्किल सेट्स हैं, उसको कैसे डेवलप करते हैं बुनियादी कोर्स में, उसको भी हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया। मैंने जैसे कि बेलगांव कमांडो कोर्स के बारे में बात की, उसमें जो कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि एक आदमी की मानसिक दशा को बिल्कुल आपके सामने ट्रांसपेरेंट कर देती हैं, वैसी कौन सी ट्रेनिंग होती है वो भी हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया। ऐसे करते करते हमने एक ऐसा कोर्स बना के रखा जो कि कठिन ही नहीं है, बल्कि मेंटली यू कैन एक्चुअली मेक आउट कि बंदा कैसा है। ये सब हमने उस कोर्स में डाला है। तो पहला 5 वीक हम उनको बिल्डअप फेस में करते हैं, क्योंकि यूएस नेवी सील्स में हेल वीक में ऑलमोस्ट 70-80% लोग निकल जाते हैं। और जब हमने उसका एग्जामिनेशन किया तो हमें लगा कि इनिशियली उनका बिल्डअप ज़्यादा होता नहीं है। इसलिए ज़्यादा लोग निकल जाते हैं। हमारे यहाँ 5 हफ्ते का बिल्डअप फेस होता है। क्या होता है उस फेज में, क्या करना है? बिल्डअप फेज में नॉर्मल फिजिकल ट्रेनिंग होती है। सुबह लंबी दौड़ होती है, स्विमिंग होती है, मड वॉकिंग होती है, उसके बाद पीटी होती है, फिजिकल टफनेस होती है, बडी लिफ्ट होता है, जैसे कि आप अपने वेट वाले आदमी को लेके भागते हो, उसको बेबी कैरी करते हो, उसको अपने कंधे में बिठा के भागते हो, एंड ये सब चीज़ें करते हैं। अनआर्म्ड कॉम्बैट करते हैं, और पुशअप सिटअप्स धीरे धीरे करके बिल्डअप करते हैं। एंड बाय टाइम आपने 5 हफ्ते ख़त्म कर लिए तो आप इस लेवल में पहुंच जाते हो कि आप अभी मरीन कमांडो कोर्स की स्क्रीनिंग के लिए तैयार हैं। तो उसमें 5 वीक्स के बाद जो पहला फेस होता है वो करीबन उसको बोलते हैं डाइविंग फेस, गोताखोरी फेस, क्योंकि सारे मरीन कमांडो में 2 स्किल सेट हैं। मीन्स इट इज़ कंपल्सरी। वन इज़ एवरीवन हैज़ टू बी ए डाइवर, क्लियरेंस डाइवर और कॉम्बैट डाइवर, एंड दूसरा एवरीवन हैज़ टू बी एयरबॉर्न, दैट मीन्स पैराट्रूपर सबको करना पड़ता है। ये दोनों कंपल्सरी हैं। तो अब गोताखोरी में हमने देखा है कि क्योंकि पानी की कार्रवाई होती है, प्लस डाइविंग में और भी कुछ फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाते हैं, तो कई लोग कर नहीं पाते हैं। तो इससे पहले कि लोग 6 महीने के बाद कोर्स से बाहर निकाले जाएं, तो पहले ही फेस में हम उनको डाल देते हैं डाइविंग स्कूल में। तो वो कोचीन में नेवल डाइविंग स्कूल है, वहाँ पे उनकी 3.5 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसमें फर्स्ट 2 वीक्स की उनकी स्क्रीनिंग होती है। तो स्क्रीन में कम से कम 50-60% तो वहीं से निकल जाते हैं। कुछ लोग गोताखोरी नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, कुछ लोग तैराकी इतनी लंबी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तैराकी में, जैसे मैं तैराकी की बात कर रहा हूँ, तो एक डाइविंग स्कूल का एक दिन की मैं आपको बताता हूँ रूटीन क्या होता है। सुबह आप उठते हो 4:30-5 बजे और डाइविंग स्कूल जाते हो। अपना पूरा जो डाइविंग सेट है उसको आप जेट्टी में रख के आते हो। वो जेट्टी वहाँ से करीबन आधा किलोमीटर दूर है। आपको सब सामान अपने शोल्डर में ले आना पड़ता है। हर डाइविंग सिलेंडर 50-60 किलो का होता है। फिर एक बोट होती है, रबराइज बोट, उसको ले आना पड़ता है। वो 4 आदमी उस बोट को कैरी करते हैं। 250 किलो की बोट होती है, वो भी कैरी करो। उसके बाद वेट्स होते हैं,
क्योंकि वो शॉर्ट रोप होती है, एक रोप जो उसको अगर आप 30-40 मीटर में डालोगे तो रोप बिल्कुल टॉट हो जाती है, उसमें 50 किलो का या 40 किलो का वेट होता है नीचे, उसको भी ले जाओ। फिर आउटबोर्ड मोटर जो कि 70 किलो का होता है, उसको एक आदमी शोल्डर में उठा के ले जाता है। ये सब पूरी कार्रवाई जो होती है ये करीबन 45 मिनट तक चलती है। ठीक है। उसके बाद आप दोबारा आते हो, अपने हम ऑफिस मेस में जाते हैं, सेलर्स अपने मेस में जाते हैं, डॉर्मेटरी में जाते हैं, और मैं क्विकली ब्रेकफास्ट करके और करीबन 6:30 बजे फिजिकल पीटी के लिए तैयार। उसको बोलते हैं सर्किट ट्रेनिंग। तो सर्किट ट्रेनिंग में इनिशियली थोड़ा सा लिमरिंग अप करते हैं, उसके बाद आपको 10 किलोमीटर दौड़ाते हैं। उस बीच आपको ये कमांडो पीटी जो होती है, इसमें आदमी को उठा के भागना, बड़ी कैरी करना, ये सब कराते हैं। उसके बाद पुशअप, सिटअप्स एंड स्क्वाट्स एंड ये सब करते हैं। तो करीबन 1-1.5 घंटे की तो यही हो जाती है। और ये ख़त्म होती है एक ब्रिज में, तेवरा ब्रिज है उधर एक। ओके। वो ब्रिज करीबन 10-12 मीटर ऊंचा है पानी की लेवल से। वहाँ से आपने सबने फिन्स पहना हुआ, पूरी कार्रवाई फिन्स के हाथ में लेके होती है। फिन्स यानी कि जो डाइवर्स फ्लिपर्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके हाथ में हर समय होते हैं। पूरी आप रनिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, फिन्स आपको लेके, वो फिन्स आपका साथी है। ओके। पूरे कोर्स में आपका साथी फिन्स है। तो वो फिन्स लेके फिर आप नीचे पानी में जंप करते हो। और जंप करने के बाद करीबन 2-2.5 किलोमीटर आप स्विमिंग करते हो जट्टी में आने के लिए। और फिर स्विमिंग करके जट्टी पहुँचते हो, उसके बाद आपको बूट्स पहना दिया जाता है, बड़े गम बूट्स टाइप। और वो गम बूट में 2-2 किलो के लेड वेट होता है। ओके। और उसके बाद आपको एक पानी की जो सी में साइड में जो थोड़ा क्विक सैंड पैदा हो जाता है, पतली मिट्टी का, उसमें आपको धकेल दिया जाता है। तो वहाँ पे आप अपने कम से कम नी डीप हो जाते हो। उसके बाद आपको मड क्रॉल करना पड़ता है। और मड क्रॉल करीबन 45 मिनट या एक घंटे का होता है। वो काफ़ी मेरी समझ से काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। एक तो आपका वैसे ही मड में, प्लस उसके बाद गमबूट पहना हुआ आपने, अनकंफर्टेबल है, और लेड वेट लगा के रखें। तो लेड वेट का मतलब ये होता है ना कि जब पहले डाइव करते थे पुराने ज़माने में, तो जब अगर आपको सी बॉटम में आपको चलना है, तो आपके बड़े हैवी वुड होते थे। उस समय जो डाइविंग करते थे, तो डाइविंग का सेट और पूरा हेलमेट का वजन पूरा मिला के 95 किलो हुआ करता था। विंड से आपको नीचे डालते थे, विंड से आपको ऊपर करते थे। ओके। तो वो अभी भी चल रहा है, महकमा चल रहा है। तो हम लोग लेड वेट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपके थाई मसल्स, आपका योर कोर मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ये करने के बाद फिर आपकी गोताखोरी शुरू होती है। ठीक। तो गोताखोरी आपके करीबन 2.5-3 घंटे चलती है। उसके बाद लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक 1 घंटे का होता है। फिर दोबारा वापस आके उसके बाद रेमेडियल एक्सरसाइजेस, बेसिकली पनिशमेंट्स। ओके। वो एंड पनिशमेंट कंपलसरी है। मीन्स सबको पनिशमेंट यानी कि इंस्ट्रक्टर्स को कोई बहाना चाहिए। ओके। और फौज में तो आपको पता ही है कि पनिशमेंट एक आदमी को नहीं मिलती है, सबको एक साथ मिलती है। कैसे बहाने वो खोज लेते हैं इंस्ट्रक्टर? कि आपने सुबह थोड़ा सा पीटी ठीक नहीं की, या आपने थोड़ा पंगा ले लिया इंस्ट्रक्टर से, आपने बदतमीजी से बात की, आपने उसको विश नहीं किया ठीक तरह से, या आपकी डांगरी में थोड़ा सा फटा हुआ डांगरी है आपका, या आप जब भाग रहे थे तो वहाँ से कोई लड़के लड़कियाँ जा रहे थे और आपने उनकी तरफ देख के कुछ कमेंट मार दिया। ये छोटी मोटी चीज़ें। और आपको शायद पता भी नहीं होगा कि हुआ है। बस वो काफ़ी है। और उसमें फिर पनिशमेंट पूरी टीम जाएगी उसमें फिर? पूरी टीम। और दोपहर में धूप में आपको सिलेंडर उठा के, उसको बोलते हैं सिलेंडर ड्रिल। और मज़े की बात यह है कि जो भी पनिशमेंट मिलती है उसको पनिशमेंट के तौर से नहीं देखते हैं, उसको बोलते हैं ये ड्रिल है, ये रेमेडियल एक्सरसाइज है। एनडीए में भी सेम महकमा था, यहाँ पे भी सेम महकमा है। यानी कि हमारी इंडिया की ट्रेनिंग 1985 में ख़त्म नहीं हुई वो तो कमांडो कोर्स तक चलती रही। तो वो सिलेंडर जो है वो 2 तरह के सिलेंडर होते हैं। एक उसमें 55 किलो का सिलेंडर होता है और एक 65 किलोग्राम का सिलेंडर होता है। तो वो सिलेंडर परेड में सिलेंडर पकड़ के आप खड़े हो जाओ, और जब तक इंस्ट्रक्टर बोलेगा नहीं आप सिलेंडर को नीचे रख नहीं सकते। और इंस्ट्रक्टर आपको आधे घंटे से पहले बोलेगा नहीं। और इसी बीच आपको दंड बैठक भी करनी पड़ती है सिलेंडर लेके। तो वो करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी पुलअप्स करते हैं, सिटअप करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा सर्किट ट्रेनिंग शुरू करते हैं, डिपेंड्स अपॉन इंस्ट्रक्टर। एंड उसके बाद नाइट डाइविंग भी करते हैं। फिर बीच में थोड़ी सी क्लासरूम में उठा के आधे घंटे तक 1 घंटे तक क्लासरूम उठा के आपको डाइविंग के बारे में सिखाते हैं। गोताखोरी ये होती है, ये होता है, बॉम्ब ऐसे होते हैं अंडर वाटर। उतनी थकान के बाद? हाँ, थकान के बाद। ये तो महकमा चलता रहता है 8-8.5 महीने तक। इसके बाद आप पास आउट होते हो। मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन आजकल जो कोर्स हो रहा है उसमें ये चीज़ें 3.5 महीने तक चलती हैं। ओके, ड्यूरेशन घटा दिया? हाँ, या घटा दिया है, 3.5 महीने तक चलती हैं। इसके बाद क्योंकि जो हमने क्लियरेंस डाइविंग कोर्स किया था उसमें
उसमें सैल्वेज ऑपरेशंस, उसमें सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन, काफ़ी चीज़ें सिखाते थे हमें। तब ये 8.5 महीने का था, लेकिन अभी सिर्फ फोकस है ओनली ऑन कॉम्बैट मिशंस। तो 3.5 महीने का डाइविंग कोर्स कराते हैं। उसके बाद फिर लैंड फेज के लिए आते हैं दोबारा गोवा, मांडवी। और लैंड फेज जो होता है वो भी करीबन 3.5-4 महीने का होता है। उसमें जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, एक तो उसमें आपको आउटडोर कैंप्स होते हैं आपके, और इनिशियली पहले 10 दिन तो आप पहले 5 दिन आपका 5 किलो वजन लगा के आपको पीटी करनी पड़ती है सुबह, और 5 दिन के बाद अगले 5 दिन आपको 10 किलो पिट्ठू लगा के पीटी करनी पड़ती है। और 10 दिन के बाद आपका एक स्पीड मार्च होता है 20 किलोमीटर का। और स्पीड मार्च में आपको 20 किलो का पिट्ठू, 5 किलो की राइफल, वो लेके आपको 20 किलोमीटर भागना पड़ता है। टाइमिंग इज़ 2 hours and 40 minutes फॉर पास। एंड इस दौरान आपको अनार्म कॉम्बैट, आपको फायरिंग, आपको लैंड बॉर्न नेविगेशन, फिर आपको अंडर वाटर डेमोलिशन, आपको फील्ड डेमोलिशन, फील्ड टैक्टिक्स, ये सब सिखाते हैं। एंड उसके बाद आपको रूम इंटरवेंशन, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, किल हाउस ड्रिल्स, देन स्लिदरिंग, रैपलिंग, हेलीकॉप्टर बॉर्न ऑपरेशंस, ये सब चीज़ें आपको सिखाते हैं। एंड उसके इसी के बीच में आपका एक हेल वीक होता है। और हेल वीक जनरली क्या होता है कि जब लैंड बॉर्न फेज आपका स्टार्ट होता है तो उसके 5 हफ्ते के बाद आपका 1 हफ्ते का हेल वीक होता है। मतलब ये लैंड बॉर्न हो गया, उसके बाद हेल वीक? नो, लैंड बॉर्न के बीच में, लैंड बॉर्न के बीच में ही आएगा। तो पहले 5 हफ्ते का तो आपका बिल्डअप फेस हो गया, ठीक है। उसके बाद 3.5 महीने का आपका डाइविंग कोर्स हो गया। तब तक आदमी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, फिजिकली और मेंटली काफ़ी रोबस्ट हो जाता है। उसके बाद आप ये शुरू करते हैं, ये 5 किलो पिट्ठू और 10 किलो पिट्ठू, लैंड बॉर्न एक्सरसाइज शुरू हो गई है। इसके बाद आपका ये 5 हफ्ते तक चलेगा, और 6वें हफ्ते में 1 हफ्ते तक आपका हेल वीक चलेगा। बताइए सर, हेल वीक क्या होता है? हाँ, नो, हेल वीक में क्या होता है कि उसकी शुरुआत शाम को होती है। शाम को होती है, शाम को 7-8 बजे इवनिंग में सबको बीच में ले आते हैं। बीच यानी कि समुद्र का किनारा, वहाँ पे ले आते हैं। और उसके बाद आपको अपना पूरा जो आपको कपड़े आपको इस्तेमाल करने हैं, एक पूरे दिन के कपड़े जो आपको इस्तेमाल करने हैं, वो सब आप पिट्ठू भर के ले आते हैं, और एक डॉर्मेट्री में सब डाल देते हैं। वो सेलर्स की डॉर्मेट्री होती है, वहाँ पे ऑफिसर सेलर सब के साथ एक साथ ही रख लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, आपकी टीम डिवाइड होती है। हर टीम में 6-8 नुमाइंदे होते हैं, और एक बोट आपको दे देते हैं। वो बोट के वजन 250 किलो, रबराइज बोट होती हैं। तो वो आपका साथी है पूरे इस 5 दिन के ऑर्डील में। ओके। तो वो जहाँ भी जाना है बोट लेके भागना है, कंधे में बोट लेके भागना है। लॉग पीटी करते हैं, बड़े बड़े लॉग होते हैं, वुडन लॉग, उससे पीटी करते हैं। फिर यानी कि बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स करते हैं, फायरिंग करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं, स्विमिंग करते हैं। और उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज IBS सर्फ पैसेज, यानी कि आप वो जो इनफ्लेटेबल क्राफ्ट आपके पास है, जो बोट आपकी है, उसको चप्पू से चला के आप नेविगेशन करते हैं 8-10 किलोमीटर पानी में। उसके बाद शोर में आते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सर्फ पैदा होता है, सर्फ जो लहर का वेव्स, हाँ, उसको क्रॉस करना, ये सब कार्रवाई होती है। एंड सारा ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग में आपको सिखाया गया है अदर देन अंडर वाटर डाइविंग ट्रेनिंग, वो सब आपको इसमें करना पड़ता है। एंड ये कंटिन्यूसली है दिस फॉर 100 आवर्स नॉन स्टॉप, नो स्लीप ड्रिल, यानी कि आपको सोने का मौका जरा भी नहीं मिलता है। आप सोएंगे नहीं इतनी देर तक? यू कैन नॉट स्लीप फॉर in 100 hours you can only sleep for 4 hours, यानी कि 96 आवर्स और नॉन स्टॉप एक्टिविटी है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, एक तो क्या है कि मेंटल रेसिलियंस, मानसिक ताकत कितनी है आपकी, कितना आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो, और मुश्किल वक्त और संकट में किस तरह से आप उभर के ऊपर आ सकते हो। आपकी टीम स्पिरिट क्या है, क्योंकि ये सब काम अगर आप एक आदमी को अकेले कराओ तो मुश्किल है, लेकिन टीम बांटी जाती है, और टीम के बीच में कंपटीशन होता है, और टीम के बीच में सब कुछ होता है, सारा इंटरेक्शंस, सारे जो आपके बॉन्डिंग के जो चीज़ें हैं, जिससे कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, एक दूसरे की मदद करो आप, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्पेशल फोर्सेस है स्मॉल टीम ऑपरेशंस, जहाँ पे लोग एक सेक्शन ले जाएंगे या एक प्लटून ले जाएंगे 30 का, यहाँ पे सिर्फ 8 बंदे जाके 4 बंदे जाके काम करेंगे। तो यू हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टीम बॉन्डिंग, और ये टीम बॉन्डिंग के लिए आपको मालूम पड़ना पड़ती है वो नुमाइंदा कैसा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो मुश्किल वक्त में सख्त हो सकता है, क्या वो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे सकता है। तो वो मुश्किल वक्त पैदा करने के लिए ये सब होता है। ओके। एंड ये कार्रवाई चलती रहती है, और आप ये मान लो कि फिर एक दिन में पूरा किया आपने, आपको खाना वाना मिलता है। अगले दिन सुबह आपको जाके 1 घंटे का रेस्ट, 1 घंटे में आपको जाके अपना मॉर्निंग रूटीन्स करना पड़ता है। नहा धो के शेव करके आपको नई डांगरी पहननी पड़ती है,
और उसके बाद वहाँ पे एक मिरर होता है। ओके। आप मिरर में अपने आप को देखते हो तो वो साइकोलॉजिकल फैक्ट प्ले करता है आपके दिमाग में, क्योंकि इतनी कठिनाई से आप गुजर रहे हो तो जाहिर है कि हालत इतनी अच्छी नहीं है लोगों की, और मरने की तादाद में हैं लोग, एग्जॉस्शन से लोग गिरने की तादाद में हैं, लेकिन आपको करना है। तो आप अपने आप को जब शीशे के सामने देखते हो तो अभी आपको सेल्फ एफर्मेशन मिलता है कि भाई मैं तो ठीक ठाक हूँ, सही लग रहा हूँ, मेरे ख्याल से एक दिन और कर सकता हूँ। जैसे कि आप मोहम्मद अली का नाम सुना होगा आपने, कैशियस क्ले, मोहम्मद अली वर्ल्ड के बॉक्सिंग चैंपियन थे। हाँ जी। तो वो क्या कहते हैं, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो वो व्हेन यू से आई एम द ग्रेटेस्ट तो कोई बोलेगा बड़ा ईगोइस्ट आदमी है, बड़ा नार्सिसिस्ट आदमी है, लेकिन व्हेन यू से आई एम द ग्रेटेस्ट तो इतनी सेल्फ एफर्मेशन मिलती है, आप खुद पे भरोसा जता रहे हो, खुद पे भरोसा जाते हो, आपका मेंटल रेसिलियंस और बढ़ जाता है। तो शायद इसीलिए वो ट्रिक रखते हैं वहाँ पे, तो सभी को देखना पड़ता है। एंड दूसरी वो इंस्ट्रक्टर क्या बोलते हैं कि भाई आप देखो आपका कपड़ा सही है कि नहीं है, क्योंकि अगर कपड़े आपने सही नहीं पहने हैं तो और पनिशमेंट मिलेगी आपको। तो फिर वो आते हैं सुबह, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर होता है, डॉक्टर आके चेक करते हैं कि भाई बीपी शीपी कैसा है, बंदा ट्रेनिंग लायक है कि नहीं है। उसके बाद फिर सेकंड डे ऑल्सो सेम थिंग, थर्ड डे ऑल्सो सेम थिंग। बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स पूरा होता है, राइफल के साथ आप पूरा वो चढ़ाई चढ़ो, और आपने देखा होगा एक ऑब्स्टेकल कोर्स में क्या क्या होते हैं, टार्जन स्विंग ये सब होता है, और एक मंकी क्रॉल होता है, लेपर्ड क्रॉल होता है, ये सब करते हैं। स्प्रिंट होती है, बीच में पीटी भी होती है, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, एंड वो सब चीज़ें होती हैं। तो स्विमिंग में काफ़ी जोर दिया जाता है। गीले पूरे डांगरी दिन भर आप गीले रहते हो, सैंड आपके हाथ पैर में आर्मपिट में घुस जाता है, कट जाता है, तो यानी कि बिल्कुल हालत बहुत है ना बदतर हो जाती है, आदमी जानवर की तरह हो जाता है। और 3 दिन के बाद तो आदमी कुछ सोचने लायक बचता नहीं उसमें, दिमाग उसका काम करना बंद ही कर देता ऑलमोस्ट। अगर आप उसको पूछो कि भाई कि ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर क्या होता है, या अगर आप बताओ व्हाट इज़ रेक्टेंगल एंड व्हाट इज़ स्क्वायर, वो आपको सही जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि दिमाग एक्चुअली क्या होता है कि फिर थक भी जाता है। थकना तो एक बात है, यहाँ तो काम दिमाग, हम कहते हैं ना कि इस बंदे का दिमाग काम नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ एक्सेस वर्क, वो क्या एक कहावत है। लेकिन यहाँ पे तो फिजिकल एग्जॉशन एंड लैक ऑफ स्लीप, उससे एक्चुअली ऐसा हो जाता है सितारे जमीन पर वाली बात हो जाती है। तो किसी को नींद आती है तो फिर अब होता क्या है कि नींद तो आएगी लोगों को, लेकिन फिर उसका जो बडी है या उसके बाकी जो सहपाठी हैं उसको फिर मदद करते हैं, गाना गाते हैं, ये करते हैं। मुश्किल वक्त कमांडो का नाम सुना होगा आपने। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, और इंस्ट्रक्टर आपको इनकरेज करते हैं। जब इंस्ट्रक्टर्स का भी, सारे इंस्ट्रक्टर्स उन्होंने ये कोर्स किया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने बैटल इनॉकुलेशन भी किया हुआ है, उन्होंने फिर लड़ाइयों में भाग भी लिया हुआ है, तो वो तो बड़े खुरांट हैं। बट उनमें एक सहनशीलता है, वो टफ भी बनते हैं, और ऐसे समय में, नाजुक समय में वो आपकी मदद भी करते हैं। तो तीसरे दिन के बाद तो वो आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं। पहले 2 दिन तो वो भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, वो कहते हैं कि भाई निकलो आप कोर्स से, मीन्स आप फिट नहीं हो, आप हैं में जिंदा रहने के लायक नहीं हो, आप मर्द नहीं हो, ऐसे ही आपको यातनाएं देते हैं, डिमोटिवेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली पुश योर लिमिट्स, आपको मेंटली तंग करते हैं। फिजिकल तो खैर इतने 4-5 महीने तो आपने वैसे ही कोर्स करे तो फिजिकल फिटनेस तो होती है, लेकिन मेंटल टफनेस जो होती है ना, वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, और उसको वो टेस्ट करते हैं। 2-3 दिन, तीसरे दिन में उनको मालूम पड़ जाता है कि भाई दूध का दूध पानी का पानी, ये बंदे सही हैं। अब इनको सिर्फ कोर्स में स्ट्रेच करना है, कितना और हमको उनको घसीट सकते हैं कोर्स में, तो फिर आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं। फिर बताते हैं भाई ऐसा करो, ऐसा करो, चिपक के साथ रहो, क्योंकि आप हर समय बीच में जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, गीले हो रखे हैं, तो ठंड भी लगती है। और जैसे कि यूएस में जब सील्स कोर्स होता है, और ठंड के कारण बहुत लोग कोर्स में क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ठंड उतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन पानी तो पानी है, लगातार पानी भीगे हुए हैं, लगातार भीगे हुए हैं, और बुरी हालत हो जाती है। तो बेसिकली इट इज़ लाइक दैट। एंड वो कोर्स जब वो जो फेज़ ख़त्म होता है, उसके बाद तो लगता है कि भाई वी आर द किंग्स, अभी तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड फेज से शुरू होता है, बाकी भी इसमें फेस बाकी हैं, और उसके बाद फिर लास्ट फेज जो उनका होता है वो स्पेशल वेपन टैक्टिक्स, उसमें रूम इंटरवेंशन ड्रिल्स, आपके रिफ्लेक्स फायरिंग ड्रिल्स, देन ऑयल रिग ऑपरेशंस, क्योंकि बेसिकली हमारा तो ऑयल रिग्स में ऑपरेशन है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन ज़मीन पे करना और समुद्र में करना 2 अलग बातें हैं, 2 अलग चीज़ें हैं। और उसमें फिर जो स्पेशलाइज क्राफ्ट है हमारी, उस पर सिखलाई होती है। एंड वाटर बॉर्न ऑपरेशन में ज़्यादा ध्यान जाता है। एम्फीबियस ऑपरेशन यानी कि जब कोई वाटर लैंड और वाटर के बीच की कार्रवाई होती है, बीच कॉम्बैट बीच रिकॉनेसेंस,
कि अगर शिप आके लैंड करेगा, ट्रूप्स को निकालेगा एक बीच में, उससे पहले आपको देखना है कि दुश्मन ने कुछ अंडर वाटर लगा के तो नहीं रखा, कोई ऑब्स्टेकल लगा के रखे हैं या कोई अंडर वाटर माइंस लगा के रखे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उसका ड्रिल होता है एक, वो भी सब क्लैंडिस्टिनली होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें वो उसका वो दौर होता है। और उसके बाद पूरे मिला के करीबन 9.5 महीने के बाद आप मरीन कमांडो बन जाते हैं। ये जब हेल वीक खत्म होता है या उसके बाद क्या होता है? मतलब हेल वीक जैसे 5 दिन वो बीते आपके, तो देखो उसके बाद क्या गए लोग सोए, ऐसा होता है क्या? हेल वीक के बाद अक्सर हेल वीक फ्राइडे को ख़त्म होता है, हाँ। तो सैटरडे संडे को 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है। ओके। तो वो 2 दिन की छुट्टी में अक्सर लोग जाकर नहा धो के सो जाते हैं और बस एक बार खाना खाते हैं, अगले दिन खाना खाते हैं, ऐसे करके 2 दिन अपना वो करते हैं। यानी कि पूरी बॉडी को रिकवर करने में टाइम लगता है। एंड उसके बाद आपके दिमाग में ये भी लगता है कि यार मैं देखो क्या कर दिया मैंने, मीन्स व्हाट आई हैव अचीव्ड इन लाइफ, आई हैव नेवर इवन थॉट ऑन दोज लाइन्स कि जो मैंने अभी अचीव किया। तो आप अपने आप को, यू आर इन क्लाउड 9, 7th हेवन बेसिकली। और क्या कुछ ऐसा भी है कि हेल वीक में कुछ लोग क्विट भी करते हैं, ऐसा होता है? अक्सर ये या डिस्क्वालीफाई होते हैं मरीन कमांडो में जो हेल वीक में निकलते हैं, तो फिजिकल उनको अगर कोई मेडिकल इशू हो गया या किसी ने अगर डिसिप्लिन प्रॉब्लम कर ली, तो वो 4-5 निकलते हैं ज़्यादा। बिकॉज सील्स में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि उनका हेल वीक फिफ्थ शुरुआत में ही हो जाता है। हाँ, हमारा हेल वीक तो पहले 5 वीक का बिल्डअप हुआ, उसके बाद 3.5 महीने का डाइविंग ट्रेनिंग हुआ। डाइविंग ट्रेनिंग में कहा बहुत डिफिकल्ट होता है, फिजिकली बहुत उसमें मशक्कत करनी पड़ती है। तो उसके बाद बाई टाइम, उसके बाद यहाँ पे 5 हफ्ते पहले किया, उसके बाद हेल वीक शुरू होता है। यानी कि देखा जाए आपकी ऑलमोस्ट 5 महीने की ट्रेनिंग हो गई है, उसके बाद हेल वीक होता है। तो जो बंदे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिन्होंने छटना था छट गए, तो जो बाकी हैं वो तो फिजिकली फिट है, तो बहुत रिजेक्शन रेट बहुत कम होता है। यानी कि अगर 30-40 लोग कर रहे हैं तो मुश्किल से 4-5 लोग निकलते हैं। ओके। बाकी सब लगे रहते हैं। और उसके बाद फर्दर लैंडबॉर्न फेज जो होता है वो करते हैं, वो स्नेक हैंडलिंग, बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में स्नेक हैंडलिंग ड्रिल्स होता है, एंड कराटे, जूडो, अनआर्म्ड कॉम्बैट, ये सब सिखाते हैं। हाँ, ये क्या है स्नेक हैंडलिंग ड्रिल? आपके स्नेक हैंडलिंग ड्रिल जो आपके कई सारे पॉडकास्ट में भी देखा है मैंने। या क्या है वो? बड़ी रोचक सी एक्सरसाइज लग रही है वो। सो क्या होता है, एज पार्ट ऑफ दी सर्वाइवल ट्रेनिंग, आपको जंगल में छोड़ दिया है बिहाइंड एनिमी लाइंस, तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे? तो कुछ तो आप पेड़ पौधे देखेंगे, अगर आपको नॉलेज है इसके बारे में, एडिबल जो भी है, एडिबल जो भी आप खाएंगे। सांप जो होता है, इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन। सांप? हाँ, सांप, इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन। एंड दूसरी बात क्या है कि इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन अबंडेंस इन जंगल्स। सो अगर आपने एक सांप पकड़ के मार के खा लिया, तो प्रोटीन आपकी बॉडी को काफ़ी नरिश कर देता है। आपने खाया है? हाँ, अभी तो कंपलसरी है, तो खाना पड़ता है कमांडो कोर्स में। तो लेकिन सांप को देख के कुछ आई थिंक ये ऐसा है, व्हेन यू लुक एट अ स्नेक, आदमी डरता है, ऑब्वियसली एवरीबडी इज स्कैर्ड कि जो सांप को देख के। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सांप को पकड़ना सिखाते हैं। पॉइजन स्नेक को कैसे पकड़ते हैं, नॉन पॉइजन कैसे पकड़ते हैं। खैर हमें ट्रेनिंग में तो नॉन पॉइजन स्नेक से ही कार्रवाई कराते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर जो है वो पॉइजन स्नेक को पकड़ते हैं। और मजे की बात तो यहाँ पे एम्बुलेंस भी खड़ी होती है, डॉक्टर भी होता है। ओके। हाँ, तो वो वैसे एम्बुलेंस और डॉक्टर का मतलब ये है कि भाई कुछ अगर किसी को इशू हो जाए तो इमीडिएटली ही कैन बी गिवन मेडिकल हेल्प। लेकिन आप एक ट्रेनी की मेंटल स्थिति देखो कि उनको पता है यार, ये अगर एम्बुलेंस या डॉक्टर, इसका मतलब पक्का ये काटेगा, पक्का सांप काटेगा, पक्का वो आप साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बढ़ जाता है। सो यू कैन सी इट फ्रॉम एनी बोथ द एंगल्स। तो वो होता है। तो जब हमने किया था, तो मैंने और मेरे दोस्त ने, हमें बोला गया था पकड़ने के लिए सांप, तो हमने पकड़ा था। उसके बाद एक बार उसका सिर पकड़ लिया। नॉन वेनमस था कि वेनमस था? हमें जो दिया था नॉन वेनमस। अच्छा, नॉन वेनमस सांप जो होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है। Like water snake is very fast. Sea snake is very poisonous. But water snake, freshwater snake is very fast, non-poisonous. Rat snake is non-poisonous. लेकिन देखो ऐसा है कि जब आप सांप देखते हो ना, rat snake will look like cobra. Every snake will look like deadliest snake. तो आप तो बहुत बाद में पता चलेगा कि वेनमस है कि नहीं है। हाँ, तो सांप तो सांप दिखेगा। सांप तो सांप दिखेगा, क्योंकि वो सांप अपनी जो जिस तरह से वो कार्रवाई करता है, वो तो वैसे ही करेगा। उसके जो इंस्टिंक्ट हैं ही। तो इसीलिए बताइए सर, वो गोरी डिटेल्स बताइए। आपने सांप पकड़ा, आपके अपने दोस्त हैं। तो हमें पहले इंस्ट्रक्टर ने जो एक कोबरा, वो ग्रुप में ऐसे बिठाते हैं, नीचे हम सब बैठते हैं और टारपुल में एक सांप डाल देते हैं, फेंक देते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर आता है एंड जनरली ऑफिसर्स होते हैं,
और वो फिर एक वाई रॉड होती है, उससे वो सांप का फेस पकड़ते हैं, फिर उसका ऐसे पकड़ के मुंह पकड़ते हैं, वाई रॉड निकालते हैं, उसके बाद सबको सांप दिखाते हैं। फिर एक पोटैटो लेते हैं, आलू, और इसमें सांप के सामने तो सांप उसको फैंग से काटता है, तो फैंग से पूरा वो इंजेक्ट करता है अपना पॉइजन। फिर वो सांप को बोरी में डाल देते हैं और वो सारा जो पॉइजन इसमें है उसको निचोड़ते हैं, एंड वहाँ से जो पॉइजन निकलता है वो बॉटल में डाल देते हैं। ओके। तो सबको बता देंगे भाई ये पॉइजन है। अब ये करने के बाद फिर वो पूछते हैं हुआ द वॉलंटियर्स हु कैन कैच ए स्नेक। तो जाहिर है कि कोई वॉलंटियर करता नहीं है, क्योंकि ना सबको पैदाइशी डर लगता है सांप से, थोड़ा सा क्रीपी पिक्चर ना, स्लाइमी क्रीपी। तो लेकिन उसके बाद फिर नॉमिनेट करते हैं, यू टू गेट अप, ये करो, और आप उठे, आप किसी ने सांप फेंक दिया, तो सांप आप ढूंढ रहे हो, सांप फुल स्पीड जा रहा है, सांप तो बेचारा बचने की कोशिश कर रहा है, और आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो या तो आप उसको पूंछ से पकड़ो या तो उसके सिर से पकड़ो। तो जब आपने सिर में काबू कर लिया सांप के, तो सांप रहता हो गया बिल्कुल, उसके बाद आप पकड़ के उसको कर सकते हैं। तो फिर हमने उसका सिर पकड़ा, मैंने अपने दोस्त को बोला सिर पकड़ने के लिए, उसने मेरी तरफ देखा, क्यों भाई मैं क्यों पकड़ूं, तू क्यों नहीं पकड़ रहा, वो सब चीज़ें आंखों में इशारा हो गया। लेकिन वो आगे था, उसके सामने सांप का सिर था, तो उसने पकड़ लिया। बेसिकली उसने क्या किया, अपने पैर से उसके सिर में दबाया, उसके बाद अपना हाथ धीरे से स्लाइड करके नेक के पास, हाँ, उसका ना नेक साइड से पकड़ लिया। अब ये भी तरीके है, क्योंकि कुछ सांप को आप ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि साइड से फैंग निकलते हैं। हाँ। कुछ सांप होते हैं कि जो आपको नीचे से पकड़ना पड़ता है। तो वो एक दैट इज फॉर पॉइजनस स्नेक्स, बट हमें सिखाया जाता है। तो दिस वाज अ नॉन पॉइजनस स्नेक, और बताते नहीं कि नॉन पॉइजनस है, बट वी नो इट इज नॉन पॉइजनस। और मुझे पता, तो बताते नहीं कि आपके मन में डर बना रहा है। हाँ, डर बना रहे हैं। तो फिर ऐसे हमने पूरा ड्रिल, सी दे आर इंटरेस्टेड कि ड्रिल आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। एक बार आपने सांप पकड़ लिया, तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो एक उंगली का नाप लेके उसका सिर काट दिया, और पीछे से, क्योंकि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, दैट इज़ नॉट गुड, सो वो भी एक टेल से 1 इंच एक ऐसे फांसा लेके आप वो काट देते हो, बीच में आपका बिल्कुल बीच की बॉडी में अच्छी जैसे लगती है, उसको काट के स्किन निकाल के और उसके पीसेस बना के उसको बॉयल करके खा लो। तो ऐसे करके हमने खाया था, एंड वो दैट इज़ ओनली फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड सर्वाइवल ड्रिल। और एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ कमांडो को उसमें करते हैं, वो क्या है कि आपको हाथ पैर बांध के पानी में डाल देते हैं, 5 मिनट तक आपको सर्वाइव करना पड़ता है। 5 मिनट तक। तो फिर बॉबिंग करनी पड़ती है ऊपर नीचे जाके, यानी आपके हाथ पीछे टाइप कर देते हैं, पैर आपके टाइड अप हैं, तो आप स्विमिंग कैसे करोगे? यू आर अंडर वाटर। हाँ, 10 फीट पानी में आपको डाल देते हैं। हाँ, मतलब ठीक है, आप सबमर्ज हो गए अंदर। हाँ, तो आप सबमर्ज हो गए, तो आप सांस लेके अंदर जाओ, फिर नीचे बॉटम में जाओ, किक मार के ऊपर आओ, फिर सांस लो, फिर नीचे जाओ, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट आप लड़ाई नहीं कर सकते। तो बेस्ट इज फ्लो विद द नेचर। तो नीचे जाओ अपना आराम से। सो ब्रीथिंग अगर आपकी अच्छी है, सो बॉडी ऑल्सो बिकम पॉजिटिवली बॉइंट एंड ऑल। तो ऐसे 5 मिनट करने के बाद आपको नीचे जाना पड़ता है, और आपको अपना स्विम मास्क निकालना पड़ता है, और वो आप पहनते हैं। उसके बाद आपको पूरे 50 मिनट के स्विमिंग पूल में एक लेंथ स्विमिंग करनी पड़ती है, हैंड्स एंड लेग टाइट। सो दैट इज कॉल्ड द काम पूल टेस्ट। इसमें एक और टेस्ट होता है जो कि गोताखोरी स्कूल में होता है, एज पार्ट ऑफ द डाइविंग फेज। उसमें आपको 10 मीटर नीचे जाना पड़ता है। 10 मीटर हमारा टैंक है, डाइविंग टैंक 10 मीटर का। 10 मीटर नीचे जाओ आप, पूरा डाइविंग सेट आपका निकाल के उधर बॉटम में रखो, फिर स्विम मास्क सिर्फ पहना आपने, वो सब निकाल के अपने नीचे रखा। उसके बाद फिन करते हुए आप ऊपर आओ, 10 मीटर यानी कि 30 फीट, 33 फीट ऊपर आओ, फिर सांस लो, फिर इंस्ट्रक्टर बोलेगा नीचे जाओ, अब अपना सेट पहन के आओ, और फिर जाके बॉटम में पहनो। तो फिर आप जाके 10 मीटर जाओ, एक लंबी सांस लो, ब्रेथ होल्ड डाइविंग करो, 10 मीटर जाओ, और बॉटम में जाके सर्च करो कि आपका सेट किधर है। वहाँ पे इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, उन्होंने आपका सेट उठा के कहीं किनारे में रख दिया, तो आप नीचे बॉटम में भी है। बॉटम में, हाँ, नहीं इंस्ट्रक्टर सब जगह होंगे, बिकॉज क्या है कि सेफ्टी इज पैरामाउंट। हाँ, क्योंकि उनको देखना है कि कहीं कुछ हो गया तो दे कैन हेल्प यू। तो आप ढूंढ रहे हो, सांस आपकी खत्म हो रही है, आप पूरा ढूंढ रहे हो। 10 मीटर है, 1-2 मीटर की बात नहीं है। स्विमिंग पूल कितना होता है? 15 फीट, 3.5 मीटर, ये 10 मीटर है। वाटर प्रेशर अलग से काम कर रहा है। डीपेस्ट पार्ट इन स्विमिंग पूल इज 3.5 मीटर्स, ये तो 10 मीटर है भाई। और पानी भी थोड़ा सा इतना साफ नहीं होता है स्विमिंग पूल में होता है, थोड़ा सा अपना हाथ दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। और फिर आप ढूंढो पूरा इसका टच एंड फील एंड ऑल, फिर आपको जैसे सेट मिला आपको, तो आप बिल्कुल अभी सांस, आखिरी सांस है आपके पास, और फिर सेट आपके हाथ में आ गया, उसको पकड़ा आपने, उसमें फूंक मारी और एक लंबी सी सांस ली, लगता है जन्नत मिल गई। उसके बाद आपने आराम से सेट पहना आपने, उसके बाद ऊपर आओ आप,
एक तो ये ड्रिल होता है, तो ये ड्रिल काफ़ी मुश्किल है बिकॉज उसमें 10 मीटर जाना पानी के अंदर हाँ तो ज़रा इतना आसान नहीं है बिकॉज यू हैव टू हैव गुड लंग्स कैपेसिटी, और वो ऐसे हो जाता है क्योंकि आप इतनी ट्रेनिंग करते हैं तो शायद उसमें फ़र्क पड़ जाता है। एंड ये है। उसके बाद एक और ड्रिल होती है जबकि आप 2 डाइवर्स जाते हैं पानी के अंदर 10 मीटर में, और फिर एक डाइवर अपना सेट निकाल कर रख देता है और दूसरे डाइवर के सेट से हम ब्रीथ करते हैं, उसको बोलते हैं बड़ी ब्रीथिंग। फिर एक और डाइवर आता है नीचे, तो फिर एक सेट से 3 ब्रीथ करते हैं, फिर एक और आता है नीचे, फिर अपना वो सेट पहना हुआ उसने लेकिन वो अपना वो माउथ पीस निकाल देता है और एक सेट से 4, ऐसे करके एक सेट से 5-6 लोग ब्रीथ करते हैं ओके 10 मिनट में। तो ये बडी ब्रीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर किसी को पानी के अंदर कुछ हो गया तो एक बडी उसका हेल्प कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब होता क्या कि है तो बड़ा सिंपल ड्रिल, अगर आपको समझ आ गया, आपने कर दिया, प्रैक्टिस कर ली, लेकिन जब आदमी पहली बार करता है पानी के अंदर 10 मीटर में तो डर लगता है कि मैंने अपना सेट निकाल के रख दिया इधर, क्या पैनिक हल्का सा तो हाँ होता हल्का सा पैनिक, क्या पता मैं पानी पी लूँ, उसके बाद उसने मुझे अपना वो माउथ पीस दिया और क्या पता मैंने फूंक मारी उसमें और पानी पूरा निकला नहीं, मैंने एक ब्रीथ ली, मेरा पूरा पानी चला गया। सो वो सब दिल में कश्मकश लगा रहता है, दिलो दिमाग में लगा रहता है कश्मकश। और ये बताइए कि जैसे हम जब ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, अंडर वाटर ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, डाइविंग इज़ अ टैक्टिकल जॉब भी है। टैक्टिकल सिचुएशंस में, कॉम्बैट सिचुएशंस में आपके सेट के बबल्स बड़े इट कैन गिव अप योर पोजीशंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे बचने का क्या तरीका है? तो क्या होता है कि 2 तरह के डाइविंग सेट होते हैं, एक होता है ओपन वाटर, सो ओपन सर्किट में जैसे कि नॉर्मल आपने स्कूबा डाइविंग में देखा होगा, स्कूबा का फुल फॉर्म खींचा आपने और छोड़ दिया। या स्कूबा का मतलब है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपैरेटस। उसमें सिर्फ एयर डाइविंग करते हैं आप, आपने सांस ली और फिर आप अपने सांस एक्सेल की तो बबल ऊपर निकल के आ गया। एनीबडी ऊपर से देख लेगा कि बबल है कि यहाँ पे कोई दुश्मन या कोई बैठा हुआ है पानी के अंदर। एक होता है क्लोज सर्किट डाइविंग सेट, वो अक्सर वो ऑक्सीजन प्योर 100% ऑक्सीजन बॉटल से उसमें ब्रीथ करते हैं। और तो सेट ऐसा होता है कि नीचे छोटी बॉटल होती है 1.5 लीटर्स की बॉटल होती है, उसको 250 बार तक चार्ज करते हैं ताकि उसका कैपेसिटी बढ़ जाए, और वो एक ट्यूब से इनहेल करते हैं और दूसरे ट्यूब से एक्सेल करते हैं। और जो एक्सेल एयर जो है वो एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में नहीं जाती है, इट गोज टू एक CO2 एब्जॉर्बेंट कैनिस्टर। तो उसमें वो जो हमने एक्सेल किया, देखो ऐसा है कि जो नॉर्मल एयर होती है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, बैलेंस बाकी गैस, नाइट्रोजन, अदर थिंग्स। ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट सिर्फ 3.5 to 4% ऑक्सीजन की होती है। तो यानी कि जब आप नॉर्मल हवा ब्रीथ करते हैं और एक्सेल करते हैं तो 3.5% लेगा, तो बाकी काफ़ी जो 21% 16% आपका CO2 और ऑक्सीजन ही है जो बर्बाद हो जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है, वो सब एक्सेल करते हो, इट गोज टू द CO2 एब्जॉर्बेंट, वो एक केमिकल पाउडर होता है, वो CO2 खींच लेता है एंड बाकी दोबारा O2 सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि दो एंड्योरेंस जो डाइविंग सेट की होती है बढ़ जाती है, यानी कि 2.5-3 घंटे की एंड्योरेंस मिल जाती है। उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट ब्रीथिंग सेट्स, और वही कॉम्बैट डाइविंग सेट होते हैं, और उसी को लेके हम लोग कमांडो ऑपरेशन करते हैं अंडर वाटर। और बबल्स जा नहीं रहे, तो पोजीशंस लॉक नहीं हो सकती, बबल जरा भी नहीं आती है और पोजीशन लॉक नहीं हो सकती। एंड सो ये है, लेकिन हाई रिस्क इसलिए है कि आप एनिमी हार्बर में जा रहे हो, बड़ी आप और आपका बड़ी अंडर वाटर जा रहे हो, 2-3 किलोमीटर स्विम करके जा रहे हो, और आपके हाथ में लिम्पिड माइंस हैं, वो आपको एनिमी जहाज़ में लगाना है नीचे। और देखो जहाज़ का भी ऐसा है कि कोई भी जो शिप होता है उसके बड़े बड़े सर्कुलर्स होते हैं पानी के अंदर, सक्शन वेल्व्स होते हैं जो कि पानी को पानी को खींचते हैं, बिकॉज ऑफ वो अपना इंजन चला रहे हैं, अपना डीजल ऑल्टरनेटिव चला रहे हैं। तो हाई रिस्क वैसे होता है क्योंकि आप अंडर वाटर चले गए, और अक्सर जो पोर्ट्स होते हैं वो पानी ज़रा गंदा होता है उसमें। और शिप के नीचे तो और भी बिल्कुल डार्कनेस होती है, उसमें कहीं आप यहाँ वहाँ फंस गए तो आप यानी फिर शक हो जाओगे, तो उसमें वो सब दिक्कतें हैं। सो बेसिकली यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग एंड यू कांट हैव फियर व्हेन यू आर अंडर वाटर। तो ये सब एक नॉर्मल इंसान को इस तरह के कैरिकेचर में बदलने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है। और आपकी ट्रेनिंग में एक वो क्या हिस्सा है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि अपने हाथ से काट के तिलक लगाना। हाँ, वो कमांडो कोर्स, जब मरीन कमांडो कोर्स खत्म होता है, कोर्स खत्म होने के बाद, हाँ कोर्स खत्म आखिरी दिन में व्हेन यू ग्रेजुएट पास आउट होते हैं, तो एक वहाँ पे हमारा प्रतिज्ञा स्थल है। प्रतिज्ञा स्थल इज़ वेरी पूज्य जगह है। तो वहाँ पे हर जो VIP आता है, तो वहाँ पे वो जैसे कि यहाँ पे अमर जवान ज्योति है,
उसके छोटे से तौर मिस लेवल का हर मरीन कमांडो यूनिट में है प्रतिज्ञा स्थल। तो वहाँ पे जाके आप प्रतिज्ञा लेते हो। तो प्रतिज्ञा लेने के बाद आप अपना जो डैगर पहना है आपने, सबके सब पहले ब्लैक डांगरी पहनते हैं, मरून बेरे पहनते हैं, एंड मरीन कमांडो बैच अभी तक आपको मिला नहीं है। ओके। अभी तक आप ऐसे ही खड़े हो, स्टिल ट्रेनिंग। तो फिर उसके बाद जो वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर आता है वो आपको प्रतिज्ञा दिलवाता है अपने देश के प्रति। उसके बाद फिर आप जब प्रतिज्ञा खत्म हो जाती है उसके बाद अपना डैगर निकालते हो और अपने अंगूठे को थोड़ा काटते हो। ओके। और उसका जो खून निकलता है उसके आप वो तिलक लगाते हो। तो एक तरह से ये आप अपने आप को देश के लिए बलिदान करने के लिए सक्षम हैं। ये उसका पूरा सारा मुद्दा है। इसका रीज़न ये है। अच्छा, ये मरीन कमांडोज की शुरुआत मतलब एक ऑफिशियल नेम, ऑफिशियल एकेडमी बनना तो 87 से कंसीव हुआ आइडिया, लेकिन इनकी प्रेजेंस कब से है हम लोग के बीच में? 87 देखो एक्चुअली क्या था कि 1955 में गोताखोर स्कूल का स्थापना हुई थी इन कोचिन। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 में ख़त्म होने के बाद जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि अंडर वाटर माइंस काफ़ी हैं एंड जो भी जहाज़ हैं उनके अंडर वाटर रिपेयर्स करना ज़रूरी है। प्रॉपर हल्की रिपेयरिंग जो है, हल्की रिपेयर, नॉट हल्की पूरी रिपेयरिंग, जैसे कि कुछ जो सक्शन वाल्व्स हैं उसके ग्रेटर्स की उसमें जो वो लगे हैं, कुछ फंसा तो नहीं है उसमें निकालने के लिए, प्रोपेलर्स में कुछ फंस गया, रोप फंस गई, उसको काटने के, वो सब के लिए आपको गोताखोरों की ज़रूरत है। उसके लिए आपने गोताखोर स्कूल की स्थापना की और उस समय ब्रिटिश रॉयल इंडियन नेवी के गोताखोर समय हमारे यहाँ तैनात थे, उन्होंने ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद 1950 लेट 50s में ये तय हुआ कि इनको माइन क्लियरेंस ड्राइविंग कोर्स करना जरूरी है। माइन क्लियरेंस ड्राइविंग। तो उसके लिए उनको भेजा यूके। ओके। और वहाँ पे उनके स्कूल में उन्होंने ट्रेनिंग की और उस ट्रेनिंग के दौरान एक फेज था, उनको रॉयल मरीन कमांडो के साथ अटैच कर दिया गया। तो लैंड बॉर्न कमांडो ऑपरेशन की ट्रेनिंग भी उन्होंने वहाँ सीख ली। तो बेसिकली माइन क्लियरेंस ड्राइविंग ऑफिसर जो थे, जो भारतीय नौसेना के थे, वो कमांडो ऑपरेशन में सक्षम हो गए, वो डाइविंग ऑपरेशन में सक्षम हो गए और वो अंडर वाटर माइन क्लियरेंस में सक्षम हो गए। तो ये आके इन्होंने इनिशियली डाइविंग स्कूल में ये डाइविंग ट्रेनिंग में रेवोल्यूशन ले आए। एंड 1971 की लड़ाई में गोताखोर जो नेवी के थे, इन्होंने मुक्ति बाहिनी के गोताखोरों को ट्रेनिंग दी, बांग्लादेश वालों को ट्रेनिंग दी, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाना सिखाया, तैराकी सिखाई, अंडर वाटर डाइविंग सिखाए और उनके बाद इनके साथ उन्होंने ऑपरेशन भी किया। एक हमारे जवान को महावीर चक्र में मिला, चिमन सिंह, अभी तक वो जीवित हैं, श्री चिमन सिंह अभी तक जीवित हैं। एंड दो अफसर को नौसेना मेडल गैलेंट्री मिला और भी कई अफसर और जवान को मेडल्स मिले थे। सो एक तरह से मरीन कमांडो की शुरुआत पहले तो उस समय हो गई। अब जब 1982 में ये देखा गया कि हमारे ऑफशोर ऑयल रिग्स बढ़ रहे थे, क्योंकि इंडिया इज़ ऑयल डिपेंडेंट कंट्री, तो ऑलमोस्ट 85% हमारा ऑयल जो विदेश से आता है। और एक बात आपको जान के खुशी होगी कि जामनगर ऑयल रिफाइनरी इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट हम वो करते हैं, लेकिन इंपोर्ट तो क्रूड ऑयल करते हैं हम। तो 85% डिपेंडेंस हमारी बाहर से है, हम प्रोसेस करते हैं। तो हाँ, सो बॉम्बे हाई आ गया, गुजरात में भी ऑयल रिग्स हैं, अभी कृष्णा गद्वारी वेस में ऑयल रिग्स हैं। तो 1982 में ये पाया गया कि ये जो ऑयल रिग्स हैं ये नेशनल एसेट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15% ऑफ द ऑयल वाज कमिंग फ्रॉम हियर, 15 to 20%। अब इसकी सिक्योरिटी देख रहे कौन करेगा? इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड भी है, लेकिन उनको एक ऐसी फोर्स चाहिए थी, क्योंकि क्या है कि कोई भी आके बोट में, फिशिंग बोट में उसके आगे ऑयल रिग में चढ़ गया और उसके बाद उसने होस्टेज बना दिया। अगर कोई टेररिस्ट है उसने होस्टेज बना दिया लोगों को, क्योंकि ऑयल रिग्स में क्या है कि दूर दूर तक फैले ऑयल रिग्स। बॉम्बे के कोस्ट से ऑयल रिग्स करीबन 150-160 किलोमीटर की दूरी में है। और वहाँ कहते हैं कि द ओशंस आर द ग्लोबल कॉमन, यानी कि कोई भी ओशन में सेल कर सकता है। कुछ कंडीशंस हैं जो इंटरनेशनल कन्वेंशन और लॉज ऑफ द सी, उसके तहत कुछ कंडीशंस हैं, बट दे आर वेरी क्लोज टू द कोस्ट। लेकिन ये तो क्लोज के बाहर है, तो यहाँ पे कुछ भी सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो सकती है। और चारों तरफ केवल पानी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, एंड द फैक्ट कि उसमें जो ऑयल रिग्स में है, एक ऑयल प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म में 15-20 लोग रहते हैं, वो ड्यूटी करते रहते हैं। कोई भी सिक्योरिटी का काम नहीं करता वहाँ पे, और वहाँ पे कोई भी एक्सप्लोजिव लाना मना है, आप वेपन नहीं ले जा सकते वहाँ पे।
मीन्स रहता नहीं है वहाँ पे, सो दैट मीन दे आर एक्सपोज्ड। तो कोई भी अगर टेररिस्ट आए अंडर वाटर से ऊपर चढ़ जाए या छोटे बोट में आए, उनके स्पेशल फोर्सेस वाले आके चढ़ जाएं अंदर जो ट्रेंड हैं, एंड वो आके फिर वो होस्टेज लोगों को बना लें, तो सीन पैदा हो सकता है, सिक्योरिटी इशू पैदा हो सकती है, विच कुड हैव ए वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय नौसेना ने ये सोचा कि हमें एक ऐसा फोर्स खड़ा करना चाहिए विच इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन ऑयल रिग्स एंड कैन बी रैपिडली डिप्लॉयड। तो तब IMSF की स्थापना हुई थी 1987 में। वहाँ से कहानी चली। एंड क्योंकि ये बहुत ही उन्हें पता था कि ये ऐसे नुमाइंदे पैदा करना इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने जो क्लियरेंस ड्राइवर्स हमारे ऑलरेडी थे भारतीय नौसेना में, उनसे ट्रेनिंग करवाई, उनको एडिशनल स्किल सेट्स की ट्रेनिंग दे के, एंड दे बिकेम द फर्स्ट मरीन कमांडोज ऑफ द इंडियन नेवी। ओके। और मैंने जब कोर्स किया तो मैं 8वां बैच था मरीन कमांडोज कोर्स का। एक वो किस्सा बताइए जब आप बता रहे थे कि मरीन कमांडोज का नाम बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना था और बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, और देन बराक ओबामा, द देन US प्रेसिडेंट, केम टू इंडिया एंड US एडमिनिस्ट्रेशन अपनी फोर्सेस लगाना चाह रहा था, इंडिया की तरफ से मनाही थी, ऑब्वियस रीजंस हैं, और फिर मार्कोस ने यहाँ पे कमान संभाली थी। क्या किस्सा है बताइए। एक्चुअली पहली बार मरीन कमांडो का नाम जो मीडिया में आया वो था 1992 में, और वो इंडिया टुडे की मैगजीन में आया था, एंड एक करस्पॉन्डेंट थे, सीनियर करस्पॉन्डेंट WPS सिद्धू, और वो इंडिया आप ही ग्रुप के थे, इंडिया टुडे के ग्रुप के थे। तो उन्होंने बॉम्बे में आके हमारी ट्रेनिंग चली थी, मैं उसमें ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा। हम ट्रेनिंग ख़त्म ही कर रहे थे उस समय। उन्होंने बहुत ही बड़ा आर्टिकल मरीन कमांडो के बारे में लिखा था, तो उसमें मेरी तस्वीर भी आई थी उस आर्टिकल में। तो वो पहली मर्तबा था कि मरीन कमांडो का नाम थोड़ा सा मीडिया में आया था। उसके बाद फिर भी भारतीय नौसेना ने हर समय कोशिश ये की कि इनके सारे ऑपरेशन क्लासिफाइड इन नेचर हैं, तो उसके बारे में भी सब क्लासिफाइड रहे और दुनिया को उनके बारे में पता न चले। और इसका फ़ायदा कब हुआ? इसका फ़ायदा हुआ जब मुंबई टेररिस्ट अटैक हुए थे 26/11 में। उस समय अगर आप देखा जाए, एनालिसिस आपने अगर आप करें, तो आपको ये महसूस होगा कि डेविड हेडली और उनकी टीम ने जो पूरी प्लानिंग की थी 2-3 साल तक, दे हैव फैक्टर्ड एवरीथिंग कि भाई NSG मानेसर में है, वहाँ से आने में टाइम लेगी, तो यहाँ पे कोई स्पेशल फोर्स है नहीं, और मुंबई की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं लेकिन कैपेबिलिटी लिमिटेड हैं, और उनको ये अंदेशा भी नहीं होगा कि ये गैंग वॉर चल रही है कि एक टेररिस्ट ऑपरेशन है, और ऐसे आइकॉनिक एरिया में जाके ऑपरेशन करना, तो ये दिस कुड बी ए शॉक टू द गवर्नमेंट। तो वो सब उन्होंने प्लानिंग की होगी। इनके पूरे प्लानिंग में एक चीज़ उन्होंने फैक्टर नहीं की कि यहाँ पे एक स्पेशल फोर्सेस अवेलेबल है जो कि फुली ट्रेंड है फॉर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, और वो है मरीन कमांडो, और वो मुंबई में है, किसी को पता नहीं था ये। सो दिस इज द हाई लेवल ऑफ सिक्रेसी मेंटेन्ड बाय द इंडियन नेवी, विच इज़ गुड। अब हुआ क्या कि जब 26/11 का ऑपरेशन हुआ, तो इनिशियली सबको ये लगा कि अच्छा, उस समय मैं इंडोनेशिया से हाई कमांड कोर्स करके आया था, और मैं वहाँ पे नेवल वॉर कॉलेज में बतौर ट्रेनिंग स्टाफ में था, और मेरी बगल में मरीन कमांडो यूनिट थी। और इनफैक्ट वो मरीन कमांडो यूनिट हमारे यूनिट को सपोर्ट करती थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। और उनके जो CEO थे और बाकी ऑफिसर थे वो मुझसे मेरे जूनियर थे। कभी जब मैं कमांडिंग ऑफिसर, तो उन्होंने मेरे साथ नौकरी की थी, हम एक दूसरे को जानते थे। तो जो भी सिलसिला वहाँ चल रहा था, हम लोग एक साथ बैठ के डिस्कस करते थे, ऑपरेशन प्लानिंग वो करते थे, लेकिन आई कुड नॉट पार्टिसिपेट क्योंकि आई वॉज इन अ डिफरेंट यूनिट, एंड मैं काफ़ी सीनियर हो चुका था। और ये मरीन कमांडो में तो लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है। अब मैंने 4-5 महीने से 1 साल से मैंने फायरिंग नहीं की है, ऑब्वियसली आई कांट बी पार्ट ऑफ द ऑपरेशन, क्योंकि ये तो रोज़ फायर करते हैं। तो दे आर वेरी एक्टिव, एंड टीम बॉन्डिंग ये सब उनकी काफ़ी हाई क्लास ड्रिल्स का इस्तेमाल किया जाता है ये सब ऑपरेशन में। तो जब ऐसा हुआ तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, ही कॉल्ड अप द CNC ऑफ मुंबई, नेवल फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, एज aid to civil power, because when situation is beyond the control of the local authorities, so वो हर समय they will approach the nearest military unit, and the biggest military unit in Mumbai is Indian Navy. So they deployed marine commandos, और हम लोग रहते हैं रायगढ़ में। मुंबई तो आइलैंड है, रायगढ़ मेन लैंड है, और पूरा डिस्टेंस जो है 4 नॉटिकल माइल्स है, आने में तकरीबन 1 घंटे लगते हैं।
तो हमारे कुछ ऑफिसर शाम को स्पोर्ट्स करके और अपना स्क्वॉश वॉश ये टेनिस खेल के अपने बार में ड्रिंक कर रहे थे। तो उन्होंने टीवी ऑन किया तो देखा करीबन 8:30-9 बजे की न्यूज़ देखी, तो यहाँ पे तो तहलका मच गया एंड वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं और सब सोच रहे हैं कि गैंग वॉरफेयर है। तो उन्होंने सीधे आके यूनिट में रिपोर्ट किया एंड यूनिट में तो वैसे भी QRTs तैयार होती हैं, क्विक रिएक्शन टीम्स। तो देन दे वर रेडी कि भाई कहीं ऑपरेशन होगा तो हमें बुलाया जाएगा, तो हम तैयार हैं। ऊपर से जो कुछ रिटायर्ड मरीन कमांडोज हैं जो कि उधर ही रहते हैं, नेवल बेस के पीछे रहते हैं, और उनके भी सहपाठी जो अभी ड्यूटी में तैनात हैं, वो भी आगे बोला सर कोई रिक्वायरमेंट है तो हम तैयार हैं। अभी हम नेवी से रिटायर हुए तो हम वी आर स्टिल इन डेट, हम वी कैन डू ऑल कमांडो एक्टिविटीज़, तो रिक्वायरमेंट होगी तो हम तैयार हैं। ऐसा जोश जज्बा, हाँ, रिटायर्ड मरीन कमांडोज का। तो ये सब हुआ। उसके बाद मरीन कमांड को डिप्लॉय किया गया। तो रात को करीबन 12-11:30 बजे हमारी मरीन कमांड की छोटी टुकड़ी अबाउट 3 प्रहार, 3-4 प्रहार, एक प्रहार 8 लोगों का एक प्रहार होता है, 1+7 8, सो 32 पीपल डिवाइडेड इनटू, एक ट्राइडेंट में एक लॉट चला गया, मीन्स 2 प्रहार ट्राइडेंट में चले गए और 2 प्रहार ताज में चले गए। एंड वहाँ जाके फिर उन्होंने सिचुएशन का जायज़ा लिया, तब मालूम पड़ा कि ये तो बहुत ज़्यादा ही कुछ आतंकवादी टाइप सिनेरियो लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग घायल थे, काफ़ी लोग मर चुके थे। एंड ताज का जो स्टाफ था वो बहुत ही प्रोएक्टिव था। उन्होंने फिर मार्कोस को रूम टू रूम सर्च के लिए ले गए एंड तकरीबन 3-3:30 बजे, अच्छा, मुंबई एंटी टेरर स्क्वाड भी था अंदर, कुछ लोग नुमाइंदे थे उनके अंदर, वो भी उन्होंने भी मेरे ख्याल से 1-2 फायरिंग की थी अगेंस्ट दी, आइदर उनको भी पता नहीं था कि टेररिस्ट हैं कि क्या है, लेकिन कुछ उन्होंने फायर फाइट हुई थी उनकी, बट दे वर स्मॉल इन नंबर, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी थी नहीं। ये प्राइमरीली NSG का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है, वो उसमें सक्षम है, बाकी कोई ज़्यादा सक्षम नहीं है, जबकि ट्रेनिंग सबको मिलती है। तो हमारा जो फौज के जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो सिर्फ फौज के अंदर की यूनिट के जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर टेररिस्ट ऑपरेशन हम करते हैं, लेकिन जो सिविल एरियाज में वो NSG का मैंडेट है। तो दैट इज़ द थिंग। अब NSG का इंतजार कर रहे हैं लोग, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो मुंबई स्क्वाड ने भी सिचुएशन कंटेन करने की कोशिश की, इतने में हम एंटर कर गए। और करीबन 3-4 बजे एक हमें खबर मिली कि टेररिस्ट, ये जो ताज का स्टाफ था, उन्होंने कहा कि एक कॉन्फ्रेंस रूम है और उसके अलग उसके एडजेसेंट एक और बड़ा रूम है, पार्टी रूम है, वहाँ पे एक पार्टी चल रही है और वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस आ रखे हैं, इंक्लूडिंग फॉरेनर्स। एंड यहाँ पे तो अभी हुआ क्या कि दे वेंट, इन्होंने पहले ये इस रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर किया। तो जैसे ही एंटर किया तो वहाँ से गोलीबारी शुरू हो गई और हमारे एक कमांडो को गोली लगी, बट फॉर्चुनेटली उसने अपना BP वेस्ट पहन रखा था, तो उसको गोली लगी, वो नीचे गिर गया एंड बाकी लोग विड्रॉ कर गए, बिकॉज ये ड्रिल होता है, क्योंकि आपको पता नहीं गोली कहाँ से आ रही है और आप अपना हीरोपंती नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीबडी विल बी इन जोपर्डी। तो होता क्या है कि आप विड्रॉ करो, देन रीओरिएंट योरसेल्फ एंड देन ट्राई टू डू द इंटरवेंशन। तो ये जो कमांडो जिनको चोट लगी थी, गिरे थे नीचे, इन्होंने अपना ग्रेनेड निकाल के और फेंका टेररिस्ट की तरफ। इतना तो मालूम पड़ गया था कि टेररिस्ट हैं, क्योंकि AK-47 की आवाज़ थी और गोलियां भी ऐसी थी। वो ग्रेनेड जो है वो फटा नहीं, अगर फट जाता तो हमारे बंदे, मेरे ख्याल से इनको बहुत ज़्यादा ग्रीवियस चोट लग सकती थी। तो वो तो 4 टेररिस्ट थे वहाँ पे, बाद में मालूम पड़ा 4 टेररिस्ट थे। उन्होंने क्या कि वहाँ से जंप करके अगले बैल्कनी में निकले और वहाँ से भागे, फिर एक वापस आया, उन्होंने भी एक ग्रेनेड फेंका, वो चाइनीज़ ग्रेनेड था, वो भी बस्ट नहीं हुआ। तो ये उस समय मालूम पड़ा कि फर्स्ट फायर फाइट में मालूम पड़ा कि शायद ये टेररिस्ट हैं एंड दे आर नॉट लोकल गैंग्स, गुंडा माफिया नहीं, टेररिस्ट हैं। एंड उसके बाद फिर बाकी कमांडो अंदर आए, घायल को बाहर निकाला, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गए। एंड जब तहकीकात की तो मालूम पड़ा कि एक रक्सैक था और उसमें कुछ रेडियो सेट्स थे जो कि टेररिस्ट वहाँ छोड़ के भाग गए थे, और उनका निकाला तो पाकिस्तानी आइडेंटिटी उनके बारे में मालूम पड़ा। तो इतना बात इट बिकम वेरी क्लियर कि ये पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं जो कि इन्होंने आतंक फैलाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जो आतंकवादी थे उनको तो ये, उन्होंने तो पहले सोचा होगा ना कि भाई हम आराम से बेझिझक हम कत्लेआम कर सकते हैं, क्योंकि दे डिडंट हैव एनी फोर्स व्हिच इज अपोजिंग देम। और जब उनको ये मालूम पड़ा कि उस काम क्या रखें, तो व्हेन दे सॉ ब्लैक, काली डांगरी पहन के लोग हेलमेट में लगा के अंदर घुस रहे हैं, तो उन्हें लगा कि शायद NSG आ चुकी है और या कोई कमांडो फोर्स आ चुकी है, तो भागना शुरू कर दिया उन्होंने।
तो उसके बाद किलिंग मैंने कम कर दी, वो अपनी जान बचाने के लिए, जान सबको प्यारी होती है, वो होटल में यहाँ वहाँ घूम रहे थे एंड उनको फिर चेज वेज किया। अगले दिन सुबह फिर NHG की टोली आ गई एंड दे आर वेरी गुड इन दिस ऑपरेशन। फिर उन्होंने टेक ओवर कर लिया एंड विद इन 2 days दे फिनिश द ऑपरेशन, किल्ड ऑल द टेररिस्ट। तो दिस वाज इन शॉर्ट द रोल ऑफ मरीन कमांडोज। बट देन बराक ओबामा, हाँ, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट क्रूशियल मूवमेंट ने मरीन कमांडोज एंट्री ली एंड क्रूशियल मूवमेंट ने वी ट्राई टू कंटेन देम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होता था कि द किलिंग कुड हैव बीन मच मोर, और आइडेंटिफिकेशन हुआ कि कौन है अंदर। अदरवाइज सिचुएशन बहुत बिगड़ सकती थी, तो उसको कंटेन कर लिया। उसके बाद NSG आई, तो NSG ने फिर पूरा काम को अंजाम दिया। अब क्या हुआ कि 2008 में बराक ओबामा एंड मिशेल ओबामा दोनों स्टेट विजिट में इंडिया आए एंड मिसेस ओबामा वांटेड टू मीट विथ ऑल दोज पीपल who were involved in the operations in this 26/11, और amongst the Navy people उन्होंने बोला कि she wanted to meet the CEO of the Marine Commando Unit, क्योंकि इससे क्या होता है कि American forces, American people they do a study कि भाई किसने क्या काम किया है, which force is very very important, उनसे बात करेंगे। So then Marine Commandos were called। अब जब वो आए थे तो Marine 1 उनका एक एयरक्राफ्ट होता है, एयरफोर्स 1 एंड उसके बाद मरीन 1, तो वो अपना पूरा महकमा लेके आते हैं, उनकी पूरी सिक्योरिटी फोर्स सब आती है। तो व्हेन नेवल बेस के अंदर भारतीय गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आप अपने स्पेशल फोर्स, आप अपने सिक्योरिटी एलिमेंट को नहीं लगा सकते, आपको इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस चुननी पड़ेगी। तो फिर जब उनको चॉइस दी गई तो उन्होंने मरीन कमांडो को चूज़ किया। तो इसी वजह से मरीन कमांडो वे द ओनली फोर्स which was seen all around the Marine 1। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड जिसकी सिक्योरिटी थ्रेट मैक्सिमम है, मैक्सिमम सिक्योरिटी थ्रेट जिसको है, और उसको सिक्योरिटी चाहिए, और उसको सिक्योरिटी के लिए वो खुद चूज़ कर रहा है कि भाई मरीन कमांडोज की सिक्योरिटी मेरे लिए अच्छी रहेगी। आई मीन उसने तो क्या, लेकिन उनके पूरे स्टाफ ने पूरा वो एनालिसिस करने के बाद और अमंग्स द अवेलेबल फोर्स मरीन कमांडो को चूज़ किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक क्रूड सा लेकिन फ्रेंडली झगड़े के बारे में हम सुनते हैं कि विच एसएफ इज बेस्ट। हाँ, कि पैरा एसएफ बेस्ट है, कि गरुड़ बेस्ट है, कि मार्कोस आर बेस्ट। ये फ्रेंडली बैंटर हम सुनते हैं, या ग्राउंड पर कितना होता है ये बैंटर? तो आपने जो फ्रेंडली बैंटर किया ना, सही है, अपने वर्ड का इस्तेमाल किया, फ्रेंडली बैंटर ही है। अब क्या होता है, कंपटीशन की भावना तो बहुत अच्छी भावना है, सो लॉन्ग इट इज़ वेरी हेल्दी कंपटीशन, तो अच्छी भावना। लेकिन मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग है। तीनों फोर्स हमारे जो हैं, सबसे पुरानी फोर्स है पैरा एसएफ और सबसे लार्जेस्ट फोर्स भी है, एंड वो जंगल वॉरफेयर में, डेजर्ट वॉरफेयर में, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में बहुत ही सक्षम है, एंड मेरे ख्याल से उनसे अच्छी फोर्स कोई है ही नहीं। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू द मरीन कमांडोज, तो मरीन कमांडो, पैरा कमांडो 3 डायमेंशनल फोर्स है, लैंड, एयर, एंड सर्टन पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वाटरबॉर्न एक्टिविटी, थोड़ा डाइविंग भी कर लेते हैं। लेकिन मरीन कमांडो 4 डायमेंशनल फोर्स है, एयरबॉर्न इंसर्शन, हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, फिर लैंड में ऑपरेशन करते हैं, सी में ऑपरेशन करते हैं, अंडर वाटर भी ऑपरेशन करते हैं। तो जब आपकी 4 डायमेंशन की ऑपरेशन कैपेबिलिटी अगर होती है, तो आपकी ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली, आपके स्किल सेट्स, आपका जो इक्विपमेंट लेवल्स हैं, वो सब टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। और इसलिए हमारी ट्रेनिंग सबसे लंबी है, मोर मेथोडिकल, एंड इट्स वेरी मच फोकस ऑन ऑल दिस काइंड ऑफ निश कैपेबिलिटी स्किल सेट्स। ये हो गया। गरुड़ जो हैं वो अभी तक वो सबसे नहीं है, और वो बेसिकली लैंड बाउंड ऑपरेशन में ज़्यादा भाग लेती है। गरुड्स और पैरा एसएफ में समानताएं काफ़ी हैं, लेकिन पैरा एसएफ जो है वो बहुत पुरानी फोर्स है और उनका बहुत ही बैटल एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है उनकी। तो आई वुड से दैट दे आर वेरी गुड इन लैंड। तो इन शॉर्ट, व्हेन इट कम्स टू लैंड बाउंड ऑपरेशंस, नथिंग टू बीट पैरा एसएफ। व्हेन इट कम्स टू मैरीटाइम ऑपरेशंस, नथिंग टू बीट मरीन कमांडोज। और मार्कोस के इक्विपमेंट्स के बारे में बड़ी बात होती है कि दे हैव बेस्ट गियर्स, लाइक यस, बेस्ट गियर्स, एंड लाइक उसके गियर्स के वेट के बारे में बहुत बात होती है कि दैट्स काइंड ऑफ हैवी थिंग। नहीं, देखो ऐसा है कि जैसे मैंने बताया 4 डायमेंशनल फोर्स है, तो हमारे पास, एंड बाय द वे जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी पूरे एशिया में मेरे ख्याल से ऐसी कैपेबिलिटी किसी और फोर्स के पास नहीं है, स्पेशल फोर्स के पास। एयरबॉर्न से वी डू स्काई डाइविंग, एंड स्काई डाइविंग में हमारे पास ऐसे स्काई डाइविंग इक्विपमेंट है विच यू कैन स्काई डाइव फ्रॉम 30,000 फीट एंड ग्लाइड 40 to 45 किलोमीटर इनटू एनिमी एरिया। ओके, एक तो ये है।
You can drop a rigid hull inflatable boat, which is 11 meters in length and about 3.5 tons in weight. You can drop the rib into the sea. You can do a skydive into the sea. And the boat lands, the Marine Commandos land, and within 1.5 minutes, they climb onto the boat and start the boat for operations. एक तो ये हो गया. अंडर वाटर स्कूटर्स हैं, अंडर वाटर और भी डिस्क्रीट क्राफ्ट है जिसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूँगा, क्लासिफाइड हैं. वो हमारे पास हैं. तरह तरह के डाइविंग सेट्स हैं. ये तो अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए माइंस हैं हमारे पास, लिम्पिड माइंस हैं, 1 किलो से लेकर 15 किलो लिम्पिड माइंस हैं. कुछ अंडर वाटर क्राफ्ट्स हैं जिसमें कि हमारे कमांडो जाके ऑपरेशन को अंजाम देते हैं. ये है डाइविंग की क्षमता है हमारी. 55 मीटर नीचे हम डाइविंग कर सकते हैं. हमारे पास क्लोज डाइविंग सेट्स हैं, ओपन वाटर डाइविंग सेट्स हैं, हमारे पास सेमी ओपन डाइविंग सेट्स हैं. बेसिकली हम लोग आईडीज, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोड डिवाइसेस को भी बना सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हम लोग अंडर वाटर माइंस को निकाल के उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. उसके लिए स्पेशल हमारे पास इक्विपमेंट हैं. एंड जो असॉल्ट वेपन्स जो हैं वो जैसे ही आर्मी के पास असॉल्ट वेपन्स हैं, बायोलॉ हमारे पास भी सेम है. ग्लॉक पिस्टल है हमारे पास, XT95 है, MP5s हैं फॉर CQB ऑपरेशंस. एंड फॉर असॉल्ट वी गॉट AK-103 एंड वी गॉट टैबो कमांडो 21. तो बेसिकली ये सब इक्विपमेंट लेवल सेम है, लेकिन पानी के अंदर के जो इक्विपमेंट हैं, एयरबोर्न इक्विपमेंट हैं, द काइंड ऑफ रिब्स वी गॉट पावर एसेंडर्स, यानी कि एक 600 फीट वो आप लगाओ उसको और 600 फीट 1 मिनट में पहुंच जाते हैं ऊपर. अब ऐसा है ना कि वाई सो मच ऑफ इक्विपमेंट लेवल, इसीलिए बिकॉज क्या है कि जो सी मीडियम जो है ना, इट इज़ वेरी अनफॉरगिविंग. पानी में काम करना इतना आसान नहीं है. लैंड में यू आर अवेयर. अगर आप स्नोई माउंटेन में कर रहे हो तो जो वो एवलांच होते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं. उसको सो आपको यू हैव टू बी वेरी सतर्क रहना पड़ा उससे. लेकिन पानी में हर समय वेव्स इतने ज़्यादा होते हैं. अब मान लिया जाए आप एक शिप में टेररिस्ट हैं, आपको शिप में मैरीटाइम इंटरवेंशन ऑपरेशन करना है, तो आप अपनी रिब लॉन्च करोगे और रिब की स्पीड 40 नॉट होती है पानी में, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रिब जाती है. उसको जाके, और ये जो शिप होता है इतना बड़ा 50, 60, 70 हज़ार टन का जहाज, जब वो जहाज मूव करता है 20 नॉट की स्पीड में, तो उसके बहु वेव जो क्रिएट होती हैं, इट इज़ लाइक सुनामी. वहाँ पे उसको मनोवर करने के बाद आप उसके शिप में लगाते हो. उसके बाद आप एक राइफल से आप अपना ग्रैपल हुक ऊपर भेजते हो, अटकाते हो. उसके बाद आपका पतला सा एक वो क्लाइंबिंग लैडर है. उस लैडर में आप क्लाइंब कर रहे हो और यहाँ से हवा भी आ रही है और लैडर इतना छोटा सा है. आपने पूरा अपना पिट्ठू पहन के रखा है, आपने 9 किलो का अपना व्हाट कॉल BP जैकेट पहन रखा है, हेलमेट पहन रखी है, इक्विपमेंट ऐसे लगा के रखे हैं और आप क्लाइंब कर रहे हो. हाउ डिफिकल्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इसके लिए आपके इक्विपमेंट भी ऐसे होने चाहिए, ट्रेनिंग लेवल भी ऐसी होनी चाहिए, और फिर बोट्स भी, द प्लेटफॉर्म विच इज़ लॉन्चिंग यू एंड और ऑल्सो रिकवरिंग यू, वो भी ऐसे होने चाहिए. सो ले दे के इक्विपमेंट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फोकस है. मैं एक ऑप के बारे में आपसे बात करूंगा. आई डोंट नो कि आप इतना शेयर कर पाएंगे, लेकिन मेरे पास जो जानकारी मैं तो बता ही देता हूँ. ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पवन. लिट्टे के कोऑपरेटिव को कैच करने की, लिट्टे के खिलाफ एक रेड और एक ऑपरेटिव को पकड़ने के बाद ऑपरेटिव ने साइनाइड का कैप्सूल अपने मुंह में दबा लिया था. एंड ही वॉज इन योर ग्रिप, जो भी जानकारियाँ मिल रही हैं. प्लीज़. तो देयर वाज एन ऑपरेशन, आई थिंक इन द अर्ली 90s. हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे. हमें कॉल आया था ऑपरेशंस रूम विशाखापट्टनम में कि देयर इज़ एन ऑपरेशन विच इज़ डेवलपिंग एंड इट कुड बी मैरीटाइम इंटरवेंशन ऑपरेशन. तो हमें मालूम पड़ गया, हमारे CEO को बुलाया गया. तो CEO साहब वहाँ चले गए डिस्कस करने के लिए अथॉरिटी के साथ, और मुझे बोला गया कि जस्ट टेक चार्ज एंड प्रिपेयर द टीम्स. तो संडे का वक्त था, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे. गेम स्टॉप किया, ऑफिस में गए, पूरी टीम प्रिपेयर कर ली. रात को वी आर फ्लोन आउट फ्रॉम देयर, चेन्नई पहुँचे. वहाँ पे हम लोग शिप में गए जो शिप जाने वाला था. एंड अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ पे एक जो LTT का शिप था वो था वहाँ पे, टारगेट शिप. तो उसको हमने चारों तरफ से घेरा, नेगोशिएशन किया. उसके बाद फिर हमने असॉल्ट ऑपरेशन किया. असॉल्ट में मैं वन ऑफ द असॉल्ट लीडर वाज मी. बाकी 5 असॉल्ट टीम बनी थी. तो सब असॉल्ट टीम में 4 कमांडोज थे. मैं भी असॉल्ट टीम का लीडर था. एंड वी केम वेरी क्लोज. हमने फायरिंग वारी की, काफ़ी कुछ किया. उसके बाद हमने देखा कि वो जो शिप के लोग पानी में जंप मार रहे हैं, उनको रिकवर किया. जब असॉल्ट किया तो शिप ब्लू अप, शिप में आग लग गई और धीरे धीरे शिप डूब गया. लेकिन शिप पे डूबने में टाइम लगा.
वैसे हमने शिप की आग बचाने की काफ़ी कोशिश, हमारे और कोस्ट गार्ड के शिप आ गए, नेवी के और भी जहाज आ गए, उन्होंने आग बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी बुझ नहीं पाई एंड काफ़ी घंटों के बाद वो शिप डूब गया। लेकिन जो लोग जम मारे थे उनको हमने रिकवर कर लिया। तो रिकवर करके उनको हमारे जहाज़ में, जिस जहाज़ में मैं था और मेरी टीम थी, उसमें वो 1 बाय 1 हेलीकॉप्टर से पकड़ के उनको लोअर कर रहे थे। हम उनको उठा के फिर जो हमारी कार्रवाई करनी है हम कर रहे थे। एक जो लड़का था, जब वो हेलीकॉप्टर से लोअर हो रहा था तो मैंने उसके हाथ पैर पकड़े एंड ऊपर देखा तो उसने शायद मेरे ख्याल से कुछ पॉइजन खा लिया था। तो मतलब वैसे यहाँ पे लटका के रखते हैं वो लोग, तो खा लिया था एंड मेरे हाथ में वो बिल्कुल मछली की तरह तड़पा एंड मुझे तो पता ही नहीं, हमें किसी को पता नहीं था कि हो क्या रहा है। आइडिया था कि दीज पीपल वो सरेंडर नहीं करते हैं, दे ट्राई टू कमिट सुसाइड, बट पहली बार लाइफ में देखा एंड देन ही फेल डाउन एंड ही डाइड। सो दैट वाज वन वेरी वेरी, अब इतने क्लोजली हमने कभी डेथ को देखा नहीं था और हमने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिस तरह का पॉइजन वो उन्होंने चखा था उससे कोई गुंजाइश नहीं थी बचने की। So that was one very sad moment. But when you are in operation and against a very very known terrorist organization, जिनके बारे में पता है कि ये सरेंडर करते नहीं हैं and they will go all out to fight with you until death, तो फिर this is all things are expected and we also prepared for it. कोई किसी समुद्री जानवर ने डंक भी मारा था शायद आपको, ऐसा? हाँ, वो श्रीलंका में जब हम लोग डिप्लॉयड थे तो वहाँ पे ट्रिंकोमली हार्बर में जो हमारे जहाज आते थे, तो मेरी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि पूरे अंडर वाटर जेटीज को सैनिटाइज करना, कोई लिक्विड माइथोनिक लगा के रखा है, फिर जो जहाज आता था उसको पूरा सैनिटाइज करना, आने से पहले, आते समय और उसके बाद जाने से 4 घंटे के पहले सैनिटाइज करना, ताकि कोई दुश्मन का आदमी आके उसने लिक्विड माइथोनिक लगा दिया, क्योंकि फिर बाद में जब शिप सेल करेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, दैट कैन ब्लो एंड शिप कैन सिंक। और तो मेरी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उस समय वहाँ पे जेली फिश बहुत होती हैं और जेली फिश जो होती हैं वो बहुत पॉइजनस होती हैं जी, एंड उसके टेंटिकल जो होते हैं, इट इज़ गॉट स्मॉल इंजेक्शंस विच व्हेन दे एक्चुअली इंजेक्ट द पॉइजन। तो मुझे मेरे नेक में जेलीफिश का स्टिंग था। 2.5-3 मीटर के जेलीफिश के टेंटिकल्स होते हैं, तो वो लग गए थे। सो 3-4 दिन तक तो हालत ख़राब हो गई। टेम्परेचर वॉज लाइक 104, 103 कंटिन्यूसली। सो आई वॉज ऑल्सो इन ड्रिप्स एंड ऑल। सो ऑफकोर्स इट इज़ नॉट फेटल, बट इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लास्ट मेरा सवाल है उन ऑपरेशंस को लेके जो मरीन कमांडोज करते हैं, सोमालियन पायरेट्स या हूती रेबल्स, इन लोगों को लेके इसका एक आउटलुक चाहते हैं हम आपसे। Actually, the primary role of the Marine Commandos is maritime intervention operation in peace time. इसका मतलब ये है कि एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन एट सी। नाउ एट सी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन यानी कि फ्लशिंग आउट ऑपरेशंस, होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशंस इज नॉट डन बाय द एनएसजी बट बाय द मरीन कमांडोज। ये हमारा मैंडेट करते हैं। यस, ऑयल रिग्स में, शिप में, मर्चेंट वेसल में कहीं पे कोई दिक्कत आ गई तो हमें जाके वहाँ डिप्लॉय करते हैं और हमें अपना उस ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ता है। तो ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन में मार्कोस 2008 से तैनात हैं। हर जहाज़ में मार्कोस की छोटी सी कॉम्प्लीमेंट होती है एंड जहाँ पे भी शिप को बोर्ड करना पड़ता है और उसके बाद सर्च करना पड़ता है तो मरीन कमांडोज उसमें करते हैं। कोई गन रनिंग वाला केस है या कोई स्मगलिंग वाला केस है, उसमें मरीन कमांडो जाते हैं, छोटी बोट को पूरा चेक करते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस एक ऑपरेशन जो बहुत ही क्लासिक ऑपरेशन है एंड मेरी समझ से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशन डन बाय एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, वो हुआ था मार्च 2024 में। ऑफ सोमालिया एक बल्गेरियन कार्गो शिप था MV रूइन। इसको पायरेट्स ने, सोमाली पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था दिसंबर 23 में और इसकी जानकारी US MTO एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी पायरेसी कोई ट्रिगर्स होते हैं या पायरेसी के कोई जो केसेस होते हैं तो शिप ट्रांसमिट्स एंड इट इज रिसीव्ड बाय मेनी अदर मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। सो देन दे पास इंफॉर्मेशन एंड समुद्र में जो जहाज है उनका एक कायदा कानून होता है कि एक दूसरे की मदद करना। अगर पायरेसी ऑपरेशन कोई शिप बोल रहा है, ट्रिगर कर रहा है कि यहाँ पे पायरेसी होने वाली है, तो द नियर बाय शिप हैज़ टू कम इन सपोर्ट।
किसी भी तरह सपोर्ट करो, लेकिन करो। वॉरशिप है तो डेफिनेटली उसको सपोर्ट करना जरूरी है। तो ये पायरेसी ट्रिगर हमें मिला, INS कोलकाता वॉज डिप्लॉयड देयर, और उसने उस शिप को शैडो करना शुरू किया। तो 2-2.5 महीने तक शैडो किया उस शिप को। अब बाद में पता चला कि ये जो जहाज़ था इसमें काफ़ी पायरेट्स थे। उन्होंने 15-16 जो शिप का क्रू था उनको बंदी बना लिया। 35 से नहीं, जो पायरेट्स थे उनकी तादाद तो ज़्यादा थी, लेकिन जो क्रू था वो 17-18 क्रू था। उनको बंदी बना के और इस जहाज़ का इस्तेमाल कर रहे थे एज ए मदरशिप फॉर पायरेसी। ठीक है। तो यानी कि उनका हेडक्वार्टर बन गया उस शिप में। और इंडियन नेवी वॉज मॉनिटरिंग इट थ्रू द सी गार्डियन UAVs एंड ऑल्सो थ्रू आवर शिप्स विच आर इन द एरिया। एंड करीबन मार्च में उनका सस्पिशन पक्का हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बिकॉज वो जो कार्गो शिप था ही वॉज नॉट फॉलोइंग द सेम रूट्स जो कि नॉर्मल कार्गो शिप्स फॉलो करते हैं। वो जिग जैग कर रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो देन अंदेशा हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने अपने ड्रोन उड़ाया शिप से, INS कोलकाता ने शिप से ड्रोन उड़ाया। एंड ड्रोन ने जब जाके देखा उस शिप में, MV रूइन में, तो करीबन 35 के करीब वहाँ पे पायरेट्स थे विथ AK-47, और उन्होंने उस ड्रोन को मार गिराया। सो ये बात तो पक्की हो गई कि ये MV रूइन है, इट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द पायरेट्स, एंड पायरेट की संख्या जो है 35 के करीब है। तो नाउ जो इस जहाज़ में जो मार्कोस की कॉम्प्लीमेंट थी काफ़ी कम थी, सो दे वांटेड रीइंफोर्समेंट। उन्होंने फिर हेडक्वार्टर्स WNC में बताया कि भाई हमें ज़रूरत पड़ेगी 3-4 प्रहार और की। तो फिर MOD से अप्रूवल लेके विदिन 8 आवर्स 1 C-17 एयरक्राफ्ट वॉज एयरबॉर्न, एंड 2600 किलोमीटर जाने के बाद उन्होंने वहाँ मार्कोस ने वहाँ पे स्काई डाइव किया शिप के नज़दीक, अपनी बोट्स गिराई, एंड देन दे केम एंड असॉल्टेड द शिप, एंड देन ऑल द 35 पायरेट्स वर कॉट। एंड सो दिस इज द क्लासिक ऑपरेशन। इससे पहले इस तरह का ऑपरेशन एक हुआ था, अगर आपने कैप्टन फिलिप पिक्चर देखी है, 2009 में मर्स्क अलाबामा एक जहाज था US का, उसको 4 पायरेट्स ने टेक ओवर कर लिया था। एंड फिर अमेरिकन वॉरशिप्स 3-4 वॉरशिप ने उनको घेर लिया था। उसके बाद US सील टीम 6 फ्लोरिडा से फ्लाई की थी, और उन्होंने पानी में पैराट्रॉप किया था। उसके बाद शिप में बोर्ड करने के बाद उन्होंने स्नाइपर से 3 टेररिस्ट को मार गिराया था और एक को कैप्चर किया था, एंड कैप्टन फिलिप को रेस्क्यू किया था। सो दैट वाज द क्लासिक ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन। उसके बाद सेकंड टाइम जो हुआ है वो मरीन कमांडोज ने किया है। अब आप ये देख लीजिए ये ऑपरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2600 किलोमीटर दूर जाके ऑपरेशन को अंजाम देना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का तालमेल, इंडियन नेवी में जहाज, मरीन कमांडो, UAVs का तालमेल, ये सब अगर आप देखोगे, प्लस जो पॉलिटिक्स में कहते हैं कि इंडियन नेवी इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और नेट सिक्योरिटी एनेबलर इन द इंडियन ओशन रीजन। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम एक्चुअली वी कैन प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू। इसमें जब हम ये बातचीत करें तो इंडियन नेवी के कितने शिप्स इस समय होंगे ओशन में? एट एनी पॉइंट इन टाइम 10 से 12 जहाज पूरे इंडियन ओशन रीजन में तैनात होते हैं। 10 से 12 जहाज, उनको बोलते हैं दिस मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट। और वो सारे जहाज जो हैं, वॉरशिप जो हैं, उनमें दे आर केपेबल टू गेट इनटू वॉर directly into war. Means they have their missiles, they have their helicopters, they have their everything, torpedoes and available with them. They can be deployed for war immediately. एक तो ये. Secondly, HADR mission. कहीं पे कोई अगर लैंडस्लाइड हो गया, या कहीं वॉल्केनोज इरप्ट हो गए, या बाढ़ आ गई, या सुनामी से हो गया, दे ऑल कैरी HADR ब्रिक्स। उसमें कंबल, कपड़े, मेडिसिन, खाना पीना, तेल, पानी, कम्युनिकेशन सेट्स, everything is ready in the ships, which can be utilized immediately for providing solace to those people. वो सब तैयार हैं. So every time हमारे इतने जहाज होते हैं, and if you see Indian Ocean region में तो because it is a very very important geopolitically, तो करीबन 20-25 नेशंस के जहाज तो यहाँ पे तैनात रहते ही हैं, led by the US Navy. US Navy के करीबन 50-60 जहाज रहते हैं, एंड नेटो के करीबन 20-25 जहाज रहते हैं. यूएस नेवी को तो हर जगह घुसने का शौक भी है. हाँ, तो बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड एंड इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ, नॉट इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स. ठीक है सर, लास्ट का 1 मिनट है, मैं आपसे रैपिड फायर एक छोटा सा खेलना चाहता हूँ. ओके, या. वन थिंग अबाउट मार्कोस दैट मोस्ट पीपल डोंट नो. या, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉर्मल पीपल. ओके. आपका फेवरेट पीस ऑफ इक्विपमेंट? मेरा AK-103.
AK-102 राइफल, यस। ओके। स्पेशल फोर्सेस के बारे में कोई ऐसा मिथ जो यू वुड लाइक टू डीबंक? देखो, ऐसा है कि एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग एंड इट्स ओनली द गुड ट्रेनिंग, जो अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे गुण और अच्छे दोस्तों के साथ एंड कैमराडरी एंड बॉनहॉमी के साथ ही एक स्पेशल फोर्सेस बनती है। ओके। और हाउ यू वुड लाइक टू मोटिवेट पीपल फॉर ज्वाइनिंग इंडियन नेवी और मार्कोस व्हेन इन टाइम्स जब हमारी अधिकतर मूवीज़, हमारा अधिकतर सिनेमा एयरफोर्स और आर्मी के ज़्यादा अकॉर्डिंग को ज़्यादा पोर्ट्रे कर रहा हो? पहले बात तो ये है कि इफ़ यू वांट टू बी अ लीन मीन फाइटिंग मशीन एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू हैव टू जॉइन द मरीन कमांडोज। और मरीन कमांडो ज्वाइन करने के लिए आपको भारतीय नौसेना में ज्वाइन करना जरूरी है। द फ्यू द फियरलेस। ओके। इफ नॉट अ कमांडो, व्हाट वुड ही हैव बीन? इफ नॉट अ कमांडो, मैं डेफिनेटली आई वुड हैव बीन अ नेवल एविएटर। नेवल एविएटर। या बिकॉज मैंने बुनियादी ट्रेनिंग में 6 महीने आईएनएस विक्रांत में बिताए एंड सी हैरियर्स को लैंड और टेक आउट करते हुए देखा, तो काफ़ी मन में था कि आई शुड बिकम एन एविएटर, बट मेरे घर वाले इसके थोड़ा अगेंस्ट थे। ओके। एनी फाइनल वर्ड यू वुड लाइक टू से लाइक बिफोर वी कंक्लूड दिस? व्हाट आई वुड लाइक टू से इज दैट भारतीय सेना बहुत ही मजबूत और सक्षम सेना है एंड हमने कई बार बैटल में प्रूव भी किया हुआ है कि जो भी आशाएं हमारे देश की पॉलिटिकल हायरार्की और देशवासी रखते हैं, हमसे हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। हमारा दृढ़ निश्चय, संकल्प और हमारा जो शक्ति जो है एंड वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ आर टॉप ऑफ द लाइन, द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वन डजंट हैव टू वरी। रिसेंट ऑपरेशन सिंधु में आपने देख ही लिया जिस तरह कमाल भारतीय फौज ने किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इतनी सारी बातें करने के लिए। कभी किसी और मौके पे फिर से बात करेंगे और ज़्यादा बातें करेंगे। कोई बात छूट तो नहीं गई आपसे? थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एंड शोनोवरन। ये बातचीत आप ललन टॉप पे देख रहे थे। अपनी राय और अपने सवाल और अगला सजेशन कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।